हबी ने घबराई हुई निगाह से जल्लाद की तलवार को देखा। वह जानता है कि यह तलवार किसका प्रतिनिधित्व करती है। वह उस तलवार के पीछे की कहानी जानता है। तलवार सैम के दुश्मनों के खून से बनाई गई थी। कोई भी दुश्मन नहीं, एक कबीले के 300 सदस्यों ने सैम के संरक्षण में रहने वाले एक व्यक्ति को छीन लिया। मूलतः इसे सभी के लिए एक संदेश के रूप में तैयार किया गया था कि यदि सैम से संबंधित किसी व्यक्ति को छुआ गया तो क्या होगा। वर्तमान परिदृश्य इतना दूर नहीं है। हबी का एकमात्र साथी, जिस पर वह पूरी तरह भरोसा कर सकता था और इस जीवन में किसी भी चीज को साझा कर सकता था, उससे छीन लिया गया है और यह उसके लिए इससे निपटने का एक अवसर है। वह घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से तलवार स्वीकार कर ली। मैं आपको निराश नहीं करूंगा गुरुजी। सैम संतुष्टि में मुस्कुराया। वह मुड़ा और जैक को उस जगह से दूर ले गया। तुम सचमुच जल्लाद को दे रहे हो? वह तलवार तो हमेशा से तुम्हारे पास रही है। ठीक है, इसे जल्द या बाद में जाना ही होगा। मुझे ये हथियार बहुत पसंद है, लेकिन इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रखने का कोई मतलब नहीं है। इन्हें जल्द या बाद में डस्क संगठन के साथ पारित करना ही होगा। और अफसोस की बात है कि मैं जल्लाद का उतना इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं जितना मैं करना चाहता हूं। उस बच्चे के हाथों में इसका बेहतर उपयोग होगा। जो भी आप कहें, तो क्या मुझे रीपर मिल सकता है? सैम ने भौहें उठाई और उसकी ओर देखा। अगर तुम चाहो तो कोशिश करके इसे ले सकते हो, लेकिन तुमने एक काले उल्कापिंड को दांव पर लगा दिया है। मुझे यकीन है कि उसे एक बेहतर कंपनी की जरूरत होगी। मेरी तलवार की लालसा मत करो। मेरे पास तुम्हारी तरह केवल एक ही तलवार है। मैं तुम्हारी तरह चंचल नहीं हूँ। मैं वफादार और समर्पित हूँ। तो फिर ऐसा ही करो। तुम्हें मेरा रीपर क्यों चाहिए? जब वे झगड़ रहे थे तब हबी को जल्लाद की तलवार का पूरा वार महसूस हो रहा था। आखिरकार उसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और अगर हबी आत्मा को भी मना नहीं सका तो उसे वह हथियार देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सैम को पूरा भरोसा है। अगर कल उसने उस युवक में जो इच्छाशक्ति देखी थी वह सच है, तो कोई रास्ता नहीं है कि वह जल्लाद की तलवार से हार जाए। और लड़के ने वाकई अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा। आधे घंटे बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। ठीक है बेटा, अगर तुम तैयार हो तो हम जाकर कबीले का अभिवादन कर सकते हैं। मेरे हाथों में थोड़ी खुजली हो रही है। सैम की चीख सुनकर उसे होश आया और वे तीनों उस कबीले का अभिवादन करने गए जिसने हबी को ये सब सहने पर मजबूर किया। और वे निश्चित रूप से पैदल नहीं जा रहे हैं, वे जानवरों पर सवार होकर जा रहे हैं। सैम और हबी स्काई पर बैठे थे जबकि जैक यानवू पर बैठा था। बाकी जानवर पैदल यात्रा कर रहे थे। यहाँ तक कि शून्य हॉपर भी इसमें भाग ले रहा है। वैसे भी आप सभी लोग सावधान रहें। शून्य हॉपर आप ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि दिव्य विमान साधक का कोई भी हमला हमारे साथियों पर न पड़े। आप ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ऐसा करने की क्षमता है। और उस आवश्यकता के आधार पर हर कोई उन हमलों को अंजाम देने के लिए अपनी दिव्य ऊर्जा को छोटे बच्चे में वापस पंप करता रहता है। समझे? सैम को बस यह मानसिक संदेश मिल गया कि वे सब कुछ समझ गए हैं। स्काई और यानवू सबसे पहले स्थान पर पहुंचते हैं। कबीले के मैदान के ऊपर आकाश। जैक और वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ठीक है बेटा, मैं जा रहा हूँ। स्काई, उसे धीरे धीरे उसके साथियों के स्थान पर छोड़ देना। मुझे यकीन है कि उसे पता चल गया होगा कि वह कहाँ है। हम बड़े कुत्तों से निपट लेंगे। जैक और सैम दोनों वहां से कूद पड़े। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा उन तक पहुंच रही थी। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी जब उन्होंने इसे कबीले के मुख्य भवन की ओर घुमाया और जोरदार धमाके के साथ नीचे उतरे। बम, उत्सुक टकरा जाना। उन्होंने कबीले के मैदान के बीच में दो बड़े गड्ढे छोड़ दिए। दो तलवार किरणों ने एक बड़ी तीखी तलवार निकाली, इससे पहले कि वे हवेली के ढांचे को चीरती हुई हवेली के एक बड़े हिस्से को चीरती हुई निकल जाती। हवेली मलबे में ढह गई। सभी बुजुर्ग और कबीले के नेता गुस्से में मलबे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वे पहले से ही जैक द्वारा कल रात छोड़े गए संदेश से नाराज हैं और वे अभी भी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका जवाब कैसे दिया जाए। अब किसी ने उन पर सीधे हमला करने की हिम्मत की है। यह असहनीय है। जब उन्हें होश आया और उन्होंने देखा कि उनके सामने दो व्यक्ति खड़े हैं, जिनमें से एक वह व्यक्ति था जिसका वे काफी समय से पीछा कर रहे थे, तो वे बहुत क्रोधित हो गए। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों आए हो, लेकिन चूंकि तुम उसकी मदद कर रहे हो इसलिए तुम हमारे दुश्मन हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा और हमारे जानवरों को खिला दूंगा, एक बुजुर्ग ने सैम की ओर उंगली उठाकर कहा। सैम ने बिना किसी प्रतीक्षा के आगे बढ़कर अपनी तलवार घुमाई। उसके पहले वार ने उस हाथ को काट दिया जो उसकी ओर इशारा कर रहा था और दूसरे वार ने ऊपर की ओर बढ़ते हुए बुजुर्ग के धड़ को चीर दिया। इससे पहले कि बुजुर्ग का शरीर जमीन को छू पाता, तीसरे वार ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया और उनकी मौत हो गई। सैम यही नहीं रुका। जब उसने सिर पर लात मारी तो उसके पैर की नोक पर बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हो गई। ऊर्जा गायब हो गई जैसे कि उसे सिर में इंजेक्ट किया गया हो और वह उड़ गई। यह उस स्थान की ओर चली गई जहां अधिकांश बुजुर्ग एकत्र हुए थे और जब वह वहां उतरी, बूम, यह एक विशाल ऊर्जा विस्फोट के साथ फट गया। बड़े बुजुर्ग दंग रह गए। अब तक मलबे की धूल पूरी तरह से बैठ गई थी और जैक ने एक बुजुर्ग को भी नीचे गिरा दिया था। कबीले के सरदार ने उन दोनों को वहां खड़े देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। दो एस्ट्रल प्लेन के बदमाशों ने यहां आकर मुझे चुनौती देने की हिम्मत की। उसने क्रोध में अपनी दिव्य ऊर्जा प्रवाहित की। सैम का चेहरा उत्साह से भरा हुआ है। वह इस दिन का इंतजार कर रहा था ताकि वह दिव्य ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति को चुनौती दे सके, न केवल दिव्य ऊर्जा वाले किसी व्यक्ति को बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में दिव्य स्तर तक पहुंच गया हो। लेकिन अगले ही पल उसे निराशा हाथ लगी। उसने उस आदमी के शरीर में दिव्य ऊर्जा को महसूस किया और ईमानदारी से कहूं तो यह ज्यादा नहीं थी। उन्होंने तो यहाँ तक सोचा कि उनकी इंद्रियां उन्हें धोखा दे रही हैं और उन्होंने अपनी थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा को नेत्र तकनीक में प्रवाहित कर दिया। ऊर्जा नेत्र अब दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख सकता है और निराशा केवल बढ़ती है। दूसरे व्यक्ति के शरीर में मौजूद दिव्य ऊर्जा मूलतः सैम के शरीर में मौजूद ऊर्जा से थोड़ी अधिक है। यह इतना बड़ा अंतर भी नहीं है, ये दोगुना भी नहीं है।
एकमात्र बात यह है कि दूसरा पक्ष इसे अपने शरीर के पार स्वतंत्र रूप से प्रवाहित कर सकता है क्योंकि वह पहले ही इसे तोड़ चुका है। वह इसे स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है। सैम के विपरीत, जिसे ऊर्जा को पूरी क्षमता से इस्तेमाल करने में बहुत कठिनाई होगी। ये पहली बार है जब वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला जो दिव्य तल तक पहुंच गया, इसलिए उसने वास्तव में बहुत उम्मीद की थी। और जो लोग दिव्य ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, भले ही वे दिव्य स्तर के साधक न हो, जैसे कि गेल, योवाना और गामिन, वे अपनी शक्ति के साथ पहले से ही बहुत खतरनाक हैं। इसलिए उन्हें कहना होगा कि इन सब बातों से उनकी निराशा एक नए निम्न स्तर पर पहुंच गई है। जब कबीले के नेता ने अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके बिजली के हमले को नियंत्रित किया जो सीधे सैम की ओर आ रहा था, तो वह हिला तक नहीं। बिजली के उस तक पहुंचने से ठीक पहले बिजली के रास्ते में जगह बुरी तरह से विकृत हो गई। ये कई दिशाओं में फट गई और छोटे से क्षेत्र में पूरी तरह से उथल पुथल मच गई। बिजली के प्रहार ने अपनी आधी से ज्यादा शक्ति खो दी और इसका बाकी हिस्सा मूल प्रक्षेप पथ से कहीं दूर फेंक दिया गया। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक आसान होगा। सैम ने जैक की ओर सिर हिलाया और जब वे आगे बढ़ने वाले थे तो जानवर पहले ही शामिल हो गए। जब कबीले के सदस्यों ने अपने जानवरों को छोड़ा तो यह उनके विरुद्ध हो गया, क्योंकि उन जानवरों ने उन प्राकृतिक शिकारियों के विरुद्ध जाने से इनकार कर दिया जो उन्हें घूर रहे थे। कबीले की इमारतें जमींदोज हो गई हैं और कई मोर्चों पर लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन एक मोर्चा ऐसा है जहां लड़ाई शुरू होने वाली है। ये वह स्थान है जहां वर्तमान में शाही को बंदी बनाकर रखा गया है। हबी एक टावर के सामने खड़ा है। ये कबीले के सभी युवाओं के लिए प्रशिक्षण कक्ष है और यह वह स्थान भी है जहां एक निश्चित स्तर से नीचे के बंदियों को रखा जाता है। पूरी अवधारणा यह है कि वे कैदियों को तोड़ने के लिए अपने बच्चों की परपीड़ित प्रवृत्तियों का उपयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य से हबी का शाही भी वहीं रखा हुआ है। वह उस क्षण उनके बीच के संबंध के माध्यम से अपना दर्द महसूस कर सकता था और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब तक अंदर मौजूद युवाओं ने अपने कबीले के मुख्य क्षेत्र में हो रही हलचल को देख लिया था और वे बाहर आकर इसे देखना चाहते थे। लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि टावर की आपातकालीन सुरक्षात्मक संरचना सक्रिय हो गई थी, जिससे वे बचकर भाग नहीं पाए। स्काई ने पहले टावर की ओर देखा और फिर हबी की ओर। उसने संरचना पर प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन वह उसे तुरंत नष्ट नहीं कर सका। हबी ने उसे छुआ और फिर भी उसमें से निकल पाया। उसने स्काई की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है कि यह खेती पर प्रतिबंध है। मैं ठीक हो जाऊंगा, आप कृपया आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यहाँ लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने आकाश की ओर सिर झुकाया। भले ही स्काई एक जानवर है, लेकिन वह डस्क संगठन का एक वरिष्ठ है। सैम के सभी जानवर वास्तव में पदानुक्रम का हिस्सा है और सैम के दोस्तों के समान ही दर्जा रखते हैं। ये पहले से ही काफी अच्छा है कि वह स्काई पर सवारी करने में कामयाब रहा, भले ही यह कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो। यह एक सम्मान की तरह महसूस हुआ। स्काई ने आखिरी बार टावर की ओर देखा और जाने से पहले हबी की ओर सिर हिलाया। हबी बिना किसी प्रतिबंध की टावर में प्रवेश कर गया। जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, कबीले के बहुत सारे निम्न स्तर के सदस्य, जिन्हें युवाओं में भी निम्न स्तर का माना जाता है, वास्तव में वहां खड़े थे। यह उनका प्रोटोकॉल है। सबसे कमजोर कबीले के सदस्य चारे के रूप में काम करते हैं क्योंकि वे आने वाली सेना से सबसे पहले निपटने वाले होंगे। हबी ने जल्लाद ब्लेड को अपने हाथों में थामे हुए उनकी ओर देखा। रानी कहाँ है? युवकों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह आदमी अभी तक जीवित कैसे है? क्या यह मर चुका है? जहर काम क्यों नहीं कर रहा? कबीले के नेता ने तो यहाँ तक कहा कि यह सीधे देवताओं की ओर से है। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह आदमी अभी भी जीवित क्यों है? और वह कबीले के क्षेत्र में कैसे आया? हबी ने उन्हें बोलते हुए देखा और एक बार फिर पूछा, रानी कहाँ है? जैसा कि हम तुम्हें बताने जा रहे हैं, तुम्हें चुपचाप मर जाना चाहिए था, कमीने। उस आदमी ने एक चाल चली और हबी ने कोई और सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। उसने भी सीधे अपनी चाल चली। जल्लाद की तलवार एक अजीब बैंगनी और हरे रंग के साथ चमक उठी जब उसने प्रतिद्वंद्वी के ब्लेड और मांस को चीर दिया। उसने उस आदमी का हाथ काट दिया और अगले ही पल उस कट से शरीर का बाकी हिस्सा जहर से दूषित हो रहा था। हबी को ऐसा महसूस हुआ कि वह एक बिल्कुल नया व्यक्ति है, क्योंकि उसने शरीर को तेजी से सड़ते हुए देखा। ऐसा लग रहा था कि जहर शरीर, रक्त, मन और यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भी प्रभावित कर रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस नई शक्ति ने उसकी ताकत को बहुत बढ़ा दिया है और जब उसने अपने शिकार को कुछ ही सेकंड में गिरते हुए देखा तो उसे उसके लिए कोई खुशी या दया महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे और भी ज्यादा उथल पुथल महसूस हुई। इन लोगों के खून की प्यास, इन कबीले के सदस्यों के खून की प्यास बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि वह देख रहा था कि वे कितने शक्तिहीन हैं। क्योंकि वह और भी ज्यादा अपमानित महसूस कर रहा था। यह सोचना कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में खेल रहा था जो उसकी तलवार के सामने इतना शक्तिहीन और बेकार है। यह सोचना कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों अविश्वसनीय रूप से अपमानित है जो उसकी तलवार के सामने इतना कमजोर है, ऐसी बात है जिसे वह आसानी से पचा नहीं सकता था। हर सांस के साथ उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था और वह इन लोगों को सांस लेने से रोकना चाहता था। उस समय कबीले के चारे ने हबी को अपनी तलवार से उनके बीच से नाचते हुए देखा। यहाँ तक कि जब लोगों का पूरा कमरा कट जाता है तो ऐसा लगता है कि यह सब एक ही बार में हुआ। यह सबसे सुंदर नृत्य है जिसे उन्होंने कभी देखा है और इसे देखने के बाद वे मर गए। कुछ ही मिनटों में फर्श साफ हो गया। केवल कुछ लोग ही बचकर निकलने में सफल रहे और दूसरों को सूचित करने के लिए ऊपर चले गए। ऊपरी मंजिलों पर अभी भी कई लोग अपने क्वार्टरों में हैं, कुछ लोग किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हबी ने हर दरवाजे पर दस्तक दी और उन्हें मारता रहा। उन्हें मारने से पहले उसने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा। सिर्फ एक सवाल है, रानी कहाँ है? और लगभग हर बार कोई जवाब नहीं मिलता। वे बस मर जाते हैं। एक के बाद एक मंजिल पार करते हुए वह धीरे धीरे सबसे ऊपरी मंजिल पर पहुंच गया। कमरे के बाहर दो लोग पहरेदार की भूमिका में हैं। वे दोनों वास्तव में भूतल से आए चारा हैं। जब हबी हाथ में तलवार लेकर आया जिसकी धार से खून टपक रहा था तो वह मौत का साक्षात रूप लग रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ है और कुछ खून उसके चेहरे और शरीर पर भी फैला हुआ है। मुझे लगता है कि मेरा दोस्त अंदर है। मैं समझता हूँ कि रानी भी अंदर है।
आप शुरू से ही इसका जवाब दे सकते थे और 100 से ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे। अपने ही परिजनों को इतना दर्द देने की क्या जरूरत है। एक सहज गति से एक तलवार की किरण ने 2 रक्षकों के सिर काट दिए और साथ ही दरवाजे को भी क्षैतिज रूप से काट दिया। लकड़ी का दरवाजा सड़ने लगा और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह से ढह गया। कमरे के अंदर 10 लोग खड़े हैं। उनमें से एक वह महिला है जिसे हबी पिछले कुछ दिनों से उस यातना को सहते हुए भूल नहीं पाया था। इन सब के बीच में एक साही है, बंधा हुआ, घायल, खून से लथपथ। उसे बहुत दुख हुआ। वह छोटा सा जानवर जो एक वयस्क इंसान जितना भी बड़ा नहीं है, उसके चारों हाथ पैर बंधे हुए थे और वह हवा में लटका हुआ था। सभी ने हबी को देखा और महसूस किया कि वह हत्या की मंशा लेकर चल रहा है। उसने उनकी पूरी तरह उपेक्षा की और जानवर की ओर चल दिया। मुझे माफ करना दोस्त, मैं अंधा हो गया था। मुझे तुम्हें उसके साथ नहीं जाने देना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसने जंजीरें काटने के लिए अपनी तलवार घुमाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक युवा मास्टर चिल्लाया। उन्हें समझ में नहीं आया कि हबी कैसे वापस आ गया, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे उसे इस जानवर को ले जाने दे सके। यही तो वे इतने लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं। रानी ने हबी की तरफ देखा जो उन्हें अनदेखा कर रहा था। जानवर आखिरकार आजाद हो गया था और वह उसे अपने जानवर के थैले में रखने वाला था। उसे मार डालो, हम जानवर को भागने नहीं दे सकते। इससे हमारे कबीले का भाग्य बदल जाएगा। हमें वह जानवर चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, हबी ने अपना कदम उठा लिया। उत्सुक तलवार ने हवा में तेजी से प्रहार किया और वह सीधे उसके पहले लक्ष्य के हृदय में जा लगी। उसने ब्लेड को घुमाया और उसे पीछे खींच लिया। युवा मास्टर जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर सड़ने लगा। उसने गति नहीं खोई और अन्य सदस्यों को भी मारना शुरू कर दिया। एक वार एक जान। उसने एक बार फिर ब्लेड से नृत्य किया और एक ही पल में 10 में से 9 को मार गिराया। कमरे में केवल रानी ही खड़ी है। उसने दुखी भाव से हबी की ओर देखा। क्यों? उसने रोते हुए स्वर में पूछा। क्यों से तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते थे तो तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए था। तुम जानवर को छोड़ सकते थे। तुम मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? एक जानवर तुम्हारे लिए उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है जिससे तुम प्यार करते हो? क्या ये सब सिर्फ बातें हैं? हबी ने उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। क्या तुम सच में मुझसे ये सवाल पूछ रही हो रानी? तुमने मुझे जानलेवा जहर देकर मारने की कोशिश की। ये सब मेरे जानवर की खातिर। एक जानवर जो मेरे साथ मेरे भाई की तरह बड़ा हुआ। वह जानवर जिसे मैंने तुम्हारा जीवन सौंपा था, लेकिन तुमने उसे अपनी कल्पनाओं को पूरा करने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे सच में प्यार करता था, तुम्हें पता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। मैं तुम्हें पूरे दिल से प्यार करता था। छुरा भोंकना। हबी को लगा कि उसके पेट में चाकू घुस गया है, लेकिन इस बार वह थोड़ा तैयार था और उसने चाकू को पूरी तरह से गर्भवती नहीं होने दिया। जैसे ही यह उसकी त्वचा की बाहरी परतों से टकराया, वह रुक गया। तुम कभी नहीं बदलते हो, है ना? रानी ने रोते हुए उसकी ओर देखा। मैं इसकी हकदार हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं एक महिला हूँ। क्या मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए? इन कमीनों, मेरे भाइयों को सब कुछ क्यों दे दिया गया? मुझे किसी और से ज्यादा मेहनत क्यों करनी चाहिए? क्यों? यहाँ तक कि आप जिस व्यक्ति ने कहा था कि आप मेरे लिए अपनी जान दे देंगे, उसने भी एक मूर्ख जानवर के लिए मेरे साथ विश्वासघात किया। क्या तुम समझ नहीं सकते? वह जानवर मेरी जिंदगी बदल सकता था। मैं कुछ बन सकता था। मेरी जिंदगी का कुछ मतलब हो सकता था। तुम ये दावा क्यों करते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मुझसे ये सब छीनने पर आमादा हो? क्यों? तुम इसे क्यों नहीं छोड़ सकते? तुम मर क्यों नहीं सकते और मेरे लिए जानवर को क्यों नहीं छोड़ सकते? मेरे सपनों को कुचलने के लिए तुम्हें मौत के दरवाजे से वापस क्यों आना पड़ता है? जब वह अपने शब्दों से पटरी से उतर गई तो उसने उसे फिर से चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन हबी ने ऐसा दोबारा नहीं होने दिया। उसने उनकी बाह को थोड़ा मोड़ा और चाकू उनके हाथ से छुड़ा लिया। उसने तलवार को फर्श पर घोंपा और उसके बालों को जोर से पकड़कर अपने चेहरे के करीब खींच लिया। उसने उसकी रोती आंखों को देखा और उसके दिल में एक हल्की सी पीड़ा महसूस हुई। कबीले के मुख्य क्षेत्र में सैम और जैक अपनी तलवारों के साथ मलबे के बीच खड़े हैं। उनके दोनों ओर लाशों के बड़े बड़े ढेर हैं। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने तुम्हें हरा दिया है। ऐसा होना दुर्लभ है। मुझे इसे संजोकर रखना चाहिए। जैक ने ढेर की ओर इशारा करते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जीत गए। हमें गुणवत्ता की गणना करने की जरूरत है, मात्रा की नहीं। मैंने उच्च साधना स्तर वाले लोगों को मार डाला। जब आप एक ही प्रयास और ऊर्जा से 2 स्तरों के लोगों को मार सकते हैं तो साधना स्तर क्यों मायने रखता है? वे व्यवहारिक रूप से एक ही व्यक्ति को मारने के लिए हैं, इसलिए उन्हें एक ही माना जाना चाहिए। आप जो भी कहते हैं। ... मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम एक हारने वाले व्यक्ति हो। यह अच्छी बात है कि तुम इतना कुछ नहीं खोते। अगर तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे तो ये सहन करना और भी मुश्किल हो जाएगा। जब वे झगड़ रहे थे, कबीले का नेता मलबे के बीच घुटनों के बल बैठा था और निराशा से उनकी ओर देख रहा था। वह एक दिव्य तल साधक है, उसे इस तरह की स्थिति में नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी वह थका हुआ है। उसके पास कोई ताकत नहीं बची है। सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि उसका आध्यात्मिक मूल भी समाप्त हो गया है। उसकी दिव्य ऊर्जा खत्म हो गई है। ये कहा जा सकता है कि सैम को इस आदमी से निपटना बहुत आसान लगा। उसने कोई चुनौती पेश नहीं की। उसकी ताकत सैम से बमुश्किल ज्यादा है और सैम की संख्या, उसके जानवरों और जैक उसकी चालों और कमजोरियों का विश्लेषण करके लड़ने के तरीके से यह आसानी से पूरा हो गया। उनके अनुसार ये दूसरी चुनौती जितनी भी कठिन नहीं है, क्योंकि उन्हें बस यहाँ सभी पर सीधे हमला करना था। यह उनके सामने आए अन्य चुनौतियों की तुलना में बहुत आसान है। उसने कबीले के मुखिया की ओर देखा और कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि तुम क्या हो, लेकिन उसके लिए यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि तुम एक दिव्य विमान साधक हो। नरक में मैं जिन प्राणियों से लड़ता हूँ वे तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा वो जीव जिनसे तुम नरक में लड़ते हो?
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने भगवान के कारण ठगे गए हो। सैम ने अपनी तलवार घुमाई और उसका सिर काट दिया। लूट का माल और यादें एकत्र करने के बाद वह और जैक दोनों टावर की ओर चल पड़े। वे ये देखने के लिए पहुंचे कि हबी का काम पूरा हुआ है या नहीं। जब वे टावर पर पहुंचे तो पहले तो उन्होंने सोचा कि यह नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह अभी भी बरकरार है। ऐसा लगता है कि आपका छात्र हमसे कहीं ज्यादा सौम्य है। मुझे पूरा यकीन है कि हमने पहले टावर को नष्ट कर दिया होगा। बेशक हम ऐसा करते, भले ही हमने जानबूझकर ऐसा न किया हो, लेकिन लड़ने का हमारा तरीका सिर्फ अपनी ताकत दिखाना है। एक तरह से हम सिर्फ दीन हाँकते हैं। मुझे खुशी है कि मेरे छात्र थोड़े ज्यादा विनम्र हैं। इससे उन्हें शाम को नियंत्रण में आने में मदद मिल सकती है। वे बातें करते हुए मीनार के प्रवेश द्वार पर पहुंचे जहां हबी खड़ा था। लेकिन जब उन्होंने उसके बगल में एक और महिला को खड़ा देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। सैम ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उसे उसकी मौजूदगी से असहजता महसूस हो रही थी। अगर वह उसी कारण से यहाँ है जिसके बारे में वह सोच रहा है, तो हबी के बारे में उसकी शुरुआती राय बदल जानी चाहिए। इसका मतलब होगा कि वह गलत है। वह अभी भी यहाँ क्या कर रही है? मुझे लगा था कि अब तक तुम उसे मार चुके होगे, जैक ने बिना कुछ सोचे समझे पूछा। सैम के विपरीत वह बहुत ज्यादा बेबाक है। हबी ने सैम की ओर देखा और उसकी ओर चला गया। शिक्षक, ये वही महिला है जिसने मुझे धोखा दिया। उसने मेरे दोस्त का अपहरण कर लिया और अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित किया। वह कह रही है कि मैंने पर्याप्त प्यार नहीं किया और जो भी प्यार मैंने उसे दिखाया वह सच्चा नहीं है। वह मुझे दोषी ठहरा रही है कि मैंने न केवल अपने जानवर को छोड़ा और उसे वह गौरव नहीं दिया जिसकी वह इतनी लालसा करती थी। वह कह रही है कि उनके प्रियजन के रूप में यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में उनकी मदद करूं। क्या तुम्हें लगता है कि वह सच कह रही है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ। महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप भी वैसा ही महसूस करते हैं जैसा वह करती है। हबी ने महिला की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं। ये स्पष्ट था कि वह उससे बहुत प्यार करता था। वह उसके पास गया और उसकी आंखों में देखा। सैम पर एक और नजर डालने के बाद उसने जल्लाद का ब्लेड निकाला और उसे उसकी गर्दन पर घुमाया। एक साफ वार से उसकी गर्दन काट दी गई। उसने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे विश्वास था कि हबी ने उसके दुख पर विचार किया होगा और सोचा होगा कि उसे दूसरा मौका दिया जाएगा। इस तरह मारा जाना आखिरी चीज थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। उसने गला पकड़ लिया। खून लगातार बह रहा था। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। सैम ने आखिरकार मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर अपने छात्र को गले लगा लिया। मुझे पता है कि अब तुम्हें तकलीफ हो रही है, लेकिन यह उस पछतावे और अपराध बोध से बेहतर है जो तुम्हें सहना पड़ता अगर तुमने उसे दूसरा मौका दिया होता। प्यार में पड़े ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे हमेशा उन लोगों को दूसरा मौका देते हैं जिनसे वे प्यार करते हैं और उन्हें लगता है कि वे इसके हकदार हैं। और दिन के अंत में वे लगातार आपको एक बार फिर धोखा देते हैं। एक बार जब वे आपको निराश कर देते हैं तो उनके लिए आपकी उम्मीदों पर खरा उतरना मुश्किल हो जाता है। उसने आपके शब्दों, प्रेम और स्नेह को हल्के में लिया और उस साथी को प्रताड़ित किया जो जीवन और मृत्यु में आपके साथ रहता है। वह जानवर जैसी वफादारी नहीं कर सकती, इसलिए उसके द्वारा फिर से चोट पहुंचाना आपके लिए उचित नहीं है। बस वापस डेस्क में जाओ और थोड़ी देर आराम करो। अपने साथी छात्रों को एक यात्रा पर ले जाओ। अपने शरीर में नए बदलावों का जश्न मनाओ। मुझसे मिली नई तलवार के बारे में शीखी बघारो। तुम सब बस गंभीर होना बंद करो और कुछ अमीर लोगों की तरह व्यवहार करो। मुझे यकीन है कि मेरे पास इतना पैसा है कि तुम इसे खरीद सकोगे। हबी ने कुछ देर तक रोया और आखिरकार सैम को जाने दिया। डस्क संगठन के सदस्य उसे लेकर चले गए। जैक सैम से बात करने के लिए रुक गया। मुझे नहीं पता कि मुझे कब वापस बुलाया जाएगा, इसलिए मुझे आपसे कुछ रिकॉर्ड करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि आप इसे डस्क संगठन के सभी लोगों के बीच प्रसारित करें। डस्क संगठन के हर कोने, संगठन के हर एक सदस्य से लेकर अधिकारियों, सैनिकों, सबसे निचले स्तर के परिचारकों तक सभी को ये खबर मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं अभी सेटअप करता हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने रिकॉर्डिंग के लिए जगह बनाए और सैम वहां खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, नमस्ते डस्क संगठन के सदस्यों, मैं सैम हूँ। आपने मेरे बारे में सुना होगा। आप शायद मुझसे ज्यादा नहीं मिले होंगे क्योंकि मैं खुद को संगठन में ज्यादा शामिल नहीं करता, जो एक तरह से एक बुरा नेता बनाता है। लेकिन जब मैंने डस्क संगठन की स्थापना की तो मैंने ठीक इसी तरह के परिदृश्य के कारण एक नींव रखी। मुझे पता था कि मैं खुद को बहुत ज्यादा शामिल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने एक ऐसी प्रणाली बनाई जहां समय के साथ संगठन से अधिकारियों और विभिन्न प्रतिभाओं की एक नई पीढ़ी उभर कर सामने आए। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि यह काम कर रहा है। अब डस्क संगठन सबसे बड़े संगठनों में से एक है। और आज मैं यहाँ एक घोषणा करने आया हूँ। मैं ओलंपस या ओलंपस से जुड़े किसी भी व्यक्ति को डस्क संगठन का कट्टर दुश्मन घोषित करता हूँ। डस्क संगठन का निष्क्रिय लक्ष्य अब ओलंपियन देवताओं के अनुयायियों के स्वामित्व वाले हर क्षेत्र का विस्तार और विजय करना है। आज से हमारा उद्देश्य उनकी आस्था को नष्ट करना, उनकी भूमि और संसाधनों पर कब्जा करना और यदि यह संभव न हो तो उनकी भूमि और संसाधनों को नष्ट करना है। जो लोग स्वेच्छा से ओलंपस और उनके देवताओं के विश्वास को फैला रहे हैं वे हमारे दुश्मन हैं। किसी भी ऐसे संगठन के खिलाफ युद्ध छेड़ो जो किसी भी ओलंपियन देवता की सेवा कर रहा हो। उनसे व्यापार से निपटे, उनकी वित्तीय स्थिति को कमजोर करें, द्वंद्वयुद्ध और विकृत समझौतों के जरिए उन्हें नीचे गिराएं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं, उन्हें नीचे गिराएं और उनकी स्थिति और संसाधनों पर कब्जा करें। इन संगठनों के सदस्यों या मृत सदस्यों से आपको जो भी लूट मिलती है वह उपयोगकर्ता ही होते हैं। केवल संगठनात्मक संपत्ति को संगठन को सौंपना होता है और उसमें भी इनाम के रूप में आपको इसका एक हिस्सा मिलेगा। पीछे मत हटो और कोई दया मत दिखाओ। यदि वास्तव में कोई कमजोर या निर्दोष लोग हैं जो इसमें सिर्फ इसलिए शामिल हैं क्योंकि उनके परिवार के नेता और कमजोर व्यक्ति को इसमें मजबूर किया गया था, तो उन्हें डस्क की ओर पुनर्निर्देशित करें। उनकी ऊर्जा को नियंत्रित करें और उन्हें नागरिक वर्गों में शामिल करें। उन्हें अलग थलग करें और उन्हें उन संसाधन बिंदुओं पर भेजें जो संगठन के बाकी हिस्सों के साथ सीधे संपर्क में नहीं है।
उनका निरीक्षण करें, उन्हें सत्य और ईमानदारी के सत्यापन प्रोटोकॉल से गुजारें और जब वे सभी मामलों में निर्दोष साबित हो जाएं, तो उन्हें कुछ वर्षों तक निगरानी में हमारे समाज में शामिल करें और अंततः उन्हें स्वतंत्र कर दें। यह एक युद्ध है, डस्क और ओलंपस के खिलाफ युद्ध, और मैंने इसकी घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं महिमा की तलाश में हूँ, मैंने इसकी घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं धन की लालसा में हूँ, मैंने इसकी घोषणा इसलिए नहीं की क्योंकि मैं प्रसिद्धि की तलाश में हूँ। मैंने ये घोषणा की क्योंकि मैं इन देवताओं और उनके अनुयायियों के अहंकार से तंग आ चुका था। बार बार मैंने आंखें मूंद ली थी, मुझे बार बार उनके द्वारा पकड़ा गया, प्रताड़ित किया गया और परखा गया। लेकिन अब वे इतने अहंकारी हो गए हैं कि मेरे दोस्तों, मेरे संगठन और मेरे छात्रों के पीछे पड़ गए हैं। मेरा धैर्य अपनी सीमा पर पहुंच गया था, इसलिए अब हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ये दिखाया जा सके कि जब कोई डस्क के साथ छेड़छाड़ करता है तो क्या होता है। जैक ने सैम की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। तो हम युद्ध करने जा रहे हैं। डस्क में हर कोई बेहद उत्साहित होगा। क्यों? क्या वे युद्ध के लिए इतने लालायित हैं? मुझे लगा कि हमारे लड़ाकू डिवीजनों को हमारे द्वारा किए जा रहे आक्रामक विस्तार के कारण काफी कठिनाई हो रही है। सैम ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं, ये पर्याप्त नहीं है। आपके नियमों के कारण हर कोई एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए हुए है, उनमें से अधिकांश अपना खाली समय प्रशिक्षण में बिता रहे हैं, इसलिए लोग पहले की अपेक्षा अधिक कुशल बन रहे हैं। खास तौर पर हमारे स्कूलों के छात्रों के बैच, छात्रों के शुरुआती बैच सभी एस्ट्रल प्लेन से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास शायद किसी भी अन्य संगठन की तुलना में अधिक एस्ट्रल प्लेन साधक हैं। यहाँ तक कि गैर लड़ाकू विभाग भी अधिक कार्रवाई की तलाश में है। डिजाइन और आविष्कार विभाग के लोग नए उपयोग के मामलों की तलाश में हैं। वे रखरखाव के काम के लिए तैनात किए जाने से थक चुके हैं, और 1000 से ज्यादा पेटेंटेड हथियार और हथियारबंद प्रणालियां हैं जो इस्तेमाल के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि जब सभी विभाग ये सुनेंगे तो वे जश्न मनाएंगे। एक भी व्यक्ति को इस बारे में बुरा नहीं लगेगा। मेरा मानना है कि मुख्य समस्या यह है कि सभी को उचित रूप से नियुक्त किया जाए ताकि उन्हें समान कार्य मिल सके। खैर, क्या तुम सच में हमारे दोस्तों से मिलने नहीं आ सकते? हमें नहीं पता कि तुम कब उपलब्ध होगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी गतिविधियां इस बहुत छोटे क्षेत्र तक ही सीमित हैं। मैं अभी भी इस बेवकूफ खेल के नियमों से बंधा हुआ हूँ। मैं आसानी से आजाद नहीं हो सकता। तो फिर तुम कुछ समय के लिए यहीं क्यों नहीं रुकते? मैं उन दोनों को लेकर आऊंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे कुछ अन्य छात्रों को भी। उनमें से कुछ अभी भी डेसोलेट में हैं। मैं स्पेस गेट का उपयोग कर सकता हूँ और वे कुछ ही समय में यहाँ आ जाएंगे। बुरा विचार नहीं है। सैम अपनी बात खत्म करने ही वाला था, लेकिन वह बहक गया। वह फिर से ग्रे खाली जगह में दिखाई दिया। हेल वहीं खड़ा है, कोई और खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है। सैम को आश्चर्य हुआ और वह भौंचक्का रह गया। क्या हुआ? मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? क्योंकि आपकी चुनौती पूरी हो चुकी है और मुझे आपके साथ कुछ समय अकेले बिताने की जरूरत है ताकि मैं आपके उस कौशल को और बेहतर तरीके से समझ सकूं। हेल ने बहुत कठोर स्वर में कहा। सैम की भौहें और गहरी हो गईं जब उसने उसकी ओर देखा। इस दुनिया में ऐसी एक भी चीज नहीं है जो तुम मुझे सिखाने के लायक हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, बेवकूफ। यह एक बकवास सलाह है। देवताओं को भड़काना बंद करो और बस यही रहो। किसी भी अन्य खिलाड़ी की तरह खेल खेलो और एक खूनी नश्वर की तरह व्यवहार करो। मैं आपको बता रहा हूँ, यह आपके लिए पूरी तरह से दोस्ताना सलाह है। हम दोस्त नहीं हैं हेल, और मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप पतली बर्फ पर चल रहे हैं। आपके सामने जो भी परिणाम आने वाले हैं, आप उनसे सहज नहीं रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ओलंप क्या है? क्या आप जानते हैं कि उनके कितने देवता हैं? ये सबसे बड़े आकाशीय समूहों में से एक है। उनके पास सबसे ज्यादा देवता हैं और उनमें से कुछ सबसे शक्तिशाली भी हैं। वे सामूहिक रूप से जो आस्था अर्जित करते हैं वह कुछ छोटे दिव्य समूहों को खिलाने के लिए पर्याप्त है। न केवल संख्या बल्कि देवताओं की गुणवत्ता, उनकी ताकत और शक्ति भी कोई मजाक नहीं है। और वे जिन लोगों को इकट्ठा करते हैं उनका विश्वास ही उन कारणों में से एक है जिनकी वजह से वे उस स्थिति में हैं। आपने बस मूर्खतापूर्ण तरीके से उस विश्वास की नींव को नष्ट करने की धमकी दी है। अब तक ज़्यूस ही एकमात्र ऐसा है जो आपसे नाराज है। आपके फैसले से ओलंपस का हर देवता आपसे नाराज होने वाला है। अब ओलंपस के बाकी लोग ज़्यूस की मदद करेंगे ताकि चुनौतियों के अगले दौर में तुम्हारा जीवन दुखी हो जाए। तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, बेवकूफ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। सैम पीछे हटने वाला नहीं है, चाहे हेल ने कुछ भी कहा हो। उसे हेल शुरू से ही पसंद नहीं थी और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जब उसे उसके बारे में अच्छी धारणा बनी हो। उसने खुद भाग लेकर खेल में हेराफेरी करने की कोशिश की। उसने हर बार सैम को नुकसान में डालने की कोशिश की। ये वास्तव में एक चमत्कार है कि उसने खुद को इतना नियंत्रित करने की कोशिश की। बेशक उसे मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न होना एक कारण है, लेकिन फिर भी आजकल वह अपना संयम खोने वाला है। उसके लिए पहले से ही खुद को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। हेल ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह बहुत गुस्से में थी। उसने गुस्से में अपनी उंगलियां चटकाईं। सैम को लगा कि उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा लिपटी हुई है। उसे विश्वास से परे शक्तिहीनता का एहसास हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी नसों में तीव्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और यह ऊर्जा एक बहुत पतले तीखे धागे की तरह उसकी मांसपेशियों के तंतुओं से बाहर निकलकर उसके बाहर की ऊर्जा से जुड़ गई। एक अजीब सा तनाव है। सैम ने अपनी हरकतें बंद कर दी। उसे लगा कि अगर वह 1 मिलीमीटर भी हिलेगा तो हर एक रेशा फट जाएगा। उसका खून बहेगा और उसकी मेरिडियन नष्ट हो जाएगी। उसके लिए ठीक होना मुश्किल हो जाएगा। उसने हेल को ठंडेपन से देखा। इस खतरनाक स्थिति में भी, जिसमें वह खुद को डर चुका था, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे मार दिया जा सकता है। वह इतना क्रोधित और परेशान था, उसे लगा कि वह एक जिद्दी बदमाश है। उसके खिलाफ बहुत सारी मुश्किलें होने के बावजूद वह हार मानने को तैयार नहीं था। हेल ने सैम की ओर देखा और कहा, अब चिल्लाने की कोशिश करो जैसे तुम अभी चिल्ला रहे थे। जैसे ही तुम बोलोगे तुम्हारा चेहरा फट जाएगा। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम कितने शक्तिहीन हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा गुस्सा और घमंड कितना बेकार है? तुम एक तुच्छ प्राणी हो।
तुम मरने वाले हो। तुम्हारे बचने का एकमात्र कारण यह है कि तुम दूर से ही मनोरंजन करते हो। क्या तुम समझ रहे हो मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम्हारे उस जिद्दी दिमाग में कुछ समझ आ जाए? सिर्फ इसलिए कि तुमने उसके खिलाड़ी का अनादर किया, ज़्यूस ने तुम्हारा जीवन दुखी कर दिया। और जब तुम उसके अधिकार की अवहेलना कर रहे हो तो उसने तुम्हें अपने देवताओं का खिलौना बना दिया। तुमने उसके देवताओं का अनादर किया और उन्हें एक बार फिर चुनौती दी। तुमने उन्हें धमकाया। उसने आपके छात्र को पकड़ लिया और उसे शारीरिक और भावनात्मक नरक में डाल दिया। अब आप उसके कारण ओलंपस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं। क्या आप सोचते हैं कि ओलंप के सभी शक्तिशाली देवताओं के अपराजित और निर्विवाद स्वामी ज़्यूस यही रहेंगे और आपको घुड़सवारी करने देंगे? तुम दयनीय कमीने हो। कुछ सामान्य ज्ञान प्राप्त करो। अगली बार वे आपके सभी छात्रों को मार देंगे। क्या यह आपके लिए अच्छा होगा? आपने जो संगठन बनाया है, उसमें आपने जो मेहनत की है, वह जलकर राख हो जाएगा। क्या तब आप संतुष्ट होंगे? सैम जो स्थिर खड़ा था अचानक हिल गया। उसके पूरे शरीर से खून बहने लगा। उसके पंख फट गए। उसकी पीठ की मांसपेशियां टुकड़े टुकड़े हो गईं। उसके हाथ, पैर और यहां तक कि चेहरा भी फट गया। उसने बिना कराहे भी अपने आप को बलपूर्वक प्रतिबंधों से मुक्त कर लिया। हेल इस बात से भयभीत हो गया। मुझे आजमा कर देखो। मेरे विद्यार्थियों को छूने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। अब तक मैं अपने आसपास घटित हुई हर चीज के प्रति, मेरे साथ हुई हर चीज के प्रति सहनशील रहा हूं। मैं बहुत समय से ये सब सहन कर रहा हूं। एक बार फिर से मेरी भावनाओं को दबाने की कोशिश करो और देखो क्या होता है। मेरे विद्यार्थियों के एक बाल को छूकर देखो कि मैं क्या करता हूं। इस खेल को धिक्कार है और इसके परिणामों को धिक्कार है। मैं निर्दोष और दोषी लोगों की जान की परवाह करना बंद कर दूंगा। मैं आपके नरक को उन सभी लोगों के लिए स्वर्ग जैसा बना दूंगा जिन्होंने आस्था के साथ देवताओं को भोजन कराया। मेरे शब्दों पर ध्यान दें। सैम गिर गया क्योंकि उसकी नसें कट गई थी। उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका सिर चक्कर खा रहा है। हेल ने उसकी तरफ देखा और घबराकर एक घूंट पी लिया। अनजाने में ही वह कांपने लगी। सैम को प्रतिबंधित करने के लिए उसने जो चाल चली वह वास्तव में नर्क में यातना देने की तकनीक है। नर्क में आने वाली कुछ आत्माओं को स्पष्ट रूप से पकड़ लिया जाता है और उनके पापों के लिए दंडित करने के लिए यहाँ प्रतिबंधित कर दिया जाता है। ये वे आत्माएं हैं जिन्हें पुनर्जन्म प्रणाली ने उनके द्वारा किए गए पाप के कारण शापित किया है। और वे नरक के संरक्षकों के लिए नरक से कुछ ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर है। उन्हें दंड के रूप में यातना देकर उनके पापों को शुद्ध करने में मदद करना संरक्षकों को पुरस्कृत करता है। यह एक ऐसा पुरस्कार है जिसे केवल दिव्य लोग और दिव्य मार्ग पर चलने वाले लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। हेल ने सैम पर इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया। बेशक उसने इसे कम कर दिया। तकनीक का असर अभी भी आत्मा को पीड़ा देता है, सिर्फ शरीर को नहीं। वह ऐसे देवताओं को जानती थी जो दशकों तक स्थिर रहकर कोशिश करते हैं कि उन्हें इससे चोट न लगे। लेकिन सोचिए कि सैम ने सिर्फ उस जवाब को वापस देने के लिए अपना पूरा शरीर नष्ट कर दिया। इस जिद ने उसे बुरी तरह डरा दिया। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ कुछ फायदों की वजह से वह ऐसी राह पर चल पड़ी है जहां से वापसी नहीं हो सकती। वह चाहती है कि यह सब बंद हो जाए, लेकिन दूसरी चीजें उसके नियंत्रण से बाहर हैं। उसने सोचा उसके प्रभाव में एकमात्र परिवर्तनशील सैम उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा। लेकिन आज ये बात निश्चित हो गई है कि वह शायद सबसे खराब खिलाड़ी हो सकता है। सैम नींद भरी आंखों के साथ उठा। वह पूरी तरह से ठीक हो गया है। उसे अपने शरीर में हुई किसी भी घटना का कोई निशान महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रही है। वह इस समय अपने स्तंभ पर है। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। उसका पंख वाला कोट अभी भी क्षतिग्रस्त है। अपने मन को शांत करने के बाद वह उसे वहीं ठीक करने चला गया। जब वह उसे ठीक कर रहा था तो उसे कोट की आत्मा थोड़ी रोती हुई महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि वह क्षतिग्रस्त हो गया है। हेल इतना दयालु नहीं था कि वह कोट की आत्मा को ठीक कर सके। सैम को इस बात का दुख था। जब वह नरक के सबसे क्रूर देवताओं में से एक को चुनौती दे रहा था, तब उसके चेहरे पर जो दर्द था वह उसके आविष्कार की हालत देखकर साफ झलक रहा था। मरम्मत का काम पूरा करने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर से नरक में गोता लगाने लगा। उसे इन जीवों के हमले को सहना होगा और अगले काम तक आगे बढ़ना होगा। जब सैम अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था, हेल ने बाकी देवताओं के साथ एक बैठक की। मैं इस खेल में बाहरी देवताओं को लाने के बारे में सोच रहा हूँ। डॉट 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 डॉट। सभी देवता आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। क्या बाहरी देवताओं को मध्य अवस्था में नहीं आना चाहिए? क्या मध्य चरण, क्या अंतिम चरण? अब सब कुछ एक जैसा है। खिलाड़ी जिस गति से खेल रहे हैं, हम फ्लोर खत्म करने से पहले सभी चरण खत्म नहीं कर पाएंगे। हमें ये भी नहीं पता कि टावर खत्म करने में उन्हें कितना समय लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह हमारी उम्मीद से बहुत कम है। मुझे पूरा यकीन है कि वे इसे अगले 3 वर्षों में पूरा कर लेंगे। आप उन पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। वैसे भी मुझे अच्छा लगा कि आप इस बारे में आश्वस्त हैं। मुझे उन्हें जल्द लाने में कोई आपत्ति नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। सन्वुकोन सबसे पहले सहमत हैं। शुरू में उन्हें इस पूरी बात पर कोई खास आपत्ति नहीं थी। जब तक उन्हें मनोरंजन मिलता है और जब ये बदलाव किए जाते हैं तो नियमों का पालन किया जाता है, तब तक उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। खैर, मुझे उम्मीद है कि आप एक बार फिर उस बच्चे को निशाना बनाने के लिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। सन्वुकोन ने हेल की ओर देखते हुए कहा, जो एक गहरी सांस लेने वाली थी। हेल का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। फिर उसने व्यंग्यपूर्वक अपना सिर हिलाया। वह बाहरी देवताओं को इसलिए ला रही है ताकि सैम को बहुत ज्यादा नाराज न किया जा सके। वह जानती थी कि अगर सिर्फ खेल में शामिल देवताओं के साथ ही परीक्षण जारी रहे तो उसे बार बार सैम के साथ खिलवाड़ करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। वह अपनी मानसिक स्थिति के कगार पर है और वह अब और नुकसान नहीं चाहती। अगर वह खेल में गड़बड़ी करता रहा तो बाकी देवता उसे निशाना बनाएंगे और बाकी खिलाड़ियों की हार के लिए उसे दोषी ठहराएंगे। वह कुछ समय तक इस सिरदर्द से जूझना नहीं चाहती थी, इसीलिए वह बाहरी देवताओं को बुला रही है। यदि वह सैम को तुरंत मार पाती तो वह सभी सिरदर्दों से छुटकारा पा सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा नहीं कर सकी। कुछ देर की चर्चा के बाद सभी देवता सहमत हो गए।
जुआरी ने अंतिम क्षण तक मौन रहकर कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी जानते हैं कि सैम जीतने वाला है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लापरवाह रवैया हर किसी को परेशान करने के लिए पर्याप्त है। यदि संभव हो तो बहुत से देवता चाहेंगे कि यह खेल समाप्त हो जाए, लेकिन खेल की शुरुआत में गैम्बलर इतना चतुर था कि उसने उन्हें इस बात पर सहमत करा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न उत्पन्न हो, वे खेल को उसके अंत तक देखेंगे। अगर ऐसा ना होता तो वे इस खेल को खत्म करना पसंद करते, क्योंकि वे समझ गए थे कि सैम एक अनुचित प्रतिस्पर्धा है। लेकिन कई मायनों में ये देखना अभी भी मनोरंजक है कि अन्य खिलाड़ी सैम को पकड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, भले ही वे असफल हो रहे हों। तो अगला दौर कब शुरू होने वाला है? शायद अगले 6 महीनों में। मुझे लगता है कि यह काफी समय है। देवताओं की बैठक जल्दी ही समाप्त हो गई। इस बीच कहीं और कुछ नश्वर लोग एक बैठक कर रहे हैं जो इन देवताओं को हिलाकर रख देगी जो उनसे ऊपर हैं। उजाड़ सैम के टावर के अंदर फिलिप, जैक और वॉट एक बड़े प्रोजेक्शन पर सैम का वीडियो देख रहे हैं। उसी समय वीडियो पूरे डेसोलेट और डस्क संगठन में हर जगह प्रसारित किया जा रहा है। तो ठीक उसी क्षण दर्जनों क्षेत्रों में प्रत्येक डस्क संगठन शाखा एक ही वीडियो को देख रही है और सैम की युद्ध की घोषणा को सुन रही है। मुझे लगता है कि हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। मैं फायर और मेटल बैटल स्काउट इकाइयों और बैटल इकाइयों को तैयार करने जा रहा हूं। मैं बाकी लड़ाकू इकाइयों को भी संदेश भेजूंगा। चलो शुरू करते हैं। फिलिप ने और कोई सवाल भी नहीं पूछा। उसने सैम से ये भी नहीं पूछा कि वह कैसा है और उसने जो घटना घटी उसके बारे में भी बहुत विस्तार से नहीं बताया। उसने वहां बैठकर यह अनुमान नहीं लगाया कि सैम ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। वह सैम की कही हुई हर बात से आंख मूंद कर सहमत हो गया और युद्ध की तैयारी में जुट गया। वॉट खड़े हुए और बोले, ठीक है, तो मैं जाकर हमारी सूचना शाखा से ओलंपस के प्रति वफादार संगठनों के बारे में जानकारी लूंगा। मैं रणनीतिज्ञ दल गठन दल आदि तैयार करने जाऊंगा। मैं युद्ध के लिए जरूरी उपकरणों का भी ध्यान रखूंगा। मुझे यकीन है कि आविष्कारक इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। वे तीनों कमरे से बाहर चले गए। इस बीच डेसोलेट के सभी अधिकारियों ने वीडियो देखा और काम करने के लिए चीजों की तलाश शुरू कर दी। सभी ने परिणामों पर सवाल उठाए बिना तुरंत तैयारी शुरू कर दी। डस्क से जुड़े हर एक व्यक्ति में यही भावना दिखाई दी। वास्तव में अगले ही घंटे में सैम के शहर में डस्क के प्रशासनिक कार्यालय में बहुत से लोग युद्ध में स्वयंसेवक बनने के लिए दौड़ पड़े। वे सैम के शहर के निवासी हैं। यहाँ तक कि विभिन्न क्षेत्रों की अकादमियों के छात्र भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और छात्रों का एक विशेष समूह अन्य की तुलना में इसमें अधिक रुचि रखता है। सैम के छात्र भी इस समय एक बैठक कर रहे हैं। वे सभी हबी और उसके द्वारा दिखाई गई रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं। तो शिक्षक ने युद्ध की घोषणा कर दी है और आप कह रहे हैं कि उन्होंने हमें कुछ अमीर बच्चों की तरह छुट्टी लेने और आराम करने को कहा है। ऋत्री ने अविश्वास भरे भाव से देखा। अब उसमें पहले जैसी थकान नहीं थी। वह इससे कोसों दूर है। अब वह एक खूबसूरत युवती है और हमेशा की तरह घबराई हुई रहने वाली महिला की तुलना में बहुत खुशमिजाज है। हबी ने सिर हिलाया। वह ऐसा कैसे कह सकता है? अगर वह युद्ध करने जा रहा है तो हम उसके छात्र होने के नाते इससे कैसे दूर रह सकते हैं? मैं युद्ध करना चाहता हूँ। मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं उन सभी ओलंपस लोगों को मार डालूंगा। मैं पूरी चीज को नष्ट कर दूंगा। मैं खा जाऊंगा। मम्फ। वह गुस्से में अपनी मुठ्ठियां घुमाने लगी। मधु ने अपना मुंह बंद कर लिया। ऋत्री ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि कमरे का माहौल बहुत गंभीर है। सभी लोग गंभीर भाव से हबी की ओर देख रहे हैं। तो शिक्षक ओलंपस का अनुसरण करने वाले सभी संगठनों के साथ युद्ध शुरू कर रहा है और यह ओलंपस के साथ युद्ध की घोषणा मात्र है। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। आरवी ने अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए पूछा। हबी ने सिर हिलाया। ऋत्री अभी भी थोड़ी उलझन में है। काशी ने उसकी ओर देखा और आह भरी। मैंने तुमसे कहा था कि थोड़ा पढ़ो। तुम ऐसे क्यों हो? आपका क्या मतलब है? आप ये कैसे नहीं जानते? ये लाइब्रेरी के भगवान और उनके कामों के बारे में अनुभाग में है। यह विशेष अनुभाग में है, वह जो सिर्फ हमारे लिए, सैम के छात्रों के लिए और कुछ विशेष मामलों के लिए बनाया गया था। वे पुस्तकें केवल हमारे पढ़ने के लिए हैं। वैसे भी अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो ओलंपस देवताओं का एक साम्राज्य है और उस जगह का हर मुख्य सदस्य एक देवता है जो अपने बाकी साथियों के बीच भी इतना शक्तिशाली है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे सबसे अच्छे हैं। ओलंपस के खिलाफ युद्ध की घोषणा करना और ओलंपस के देवताओं में विश्वास रखने वाले सभी संगठनों को नष्ट करना इन देवताओं पर सीधा हमला है। क्योंकि यदि ये अनुयायी मर जाएंगे तो संचित आस्था कम हो जाएगी और देवताओं की शक्ति भी कुछ कम हो जाएगी। और शिक्षक कोई भगवान नहीं है, कम से कम अभी तक तो नहीं। वह भगवान से बहुत दूर है। भले ही वह कुछ दशकों में उस स्तर तक पहुंच जाए, लेकिन इस समय वह बहुत कमजोर है। और वह इस समय अपने एक छात्र का बदला लेने के लिए इन देवताओं से लड़ रहा है। और वह छात्र इतना मूर्ख है कि शिक्षक द्वारा दिया गया पहला उपहार भी इतने दयनीय तरीके से खोने वाला है। आखिरी वाक्य हबी पर लक्षित था। हर कोई इस बात से नाराज है कि हबी उस महिला से इतना मोहित हो गया और उसने इतनी महत्वपूर्ण चीज छोड़ दी। लेकिन मौत से वापस आने के बाद वे उसे परेशान नहीं कर सकते थे। फिर भी व्यंग्यात्मक टिप्पणियां जारी हैं। हालांकि छात्र भी इस बड़े मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं कि इस युद्ध में उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए। चूंकि उनमें से एक ही युद्ध का कारण है और उनके शिक्षक ने इतना बड़ा जोखिम उठाया है, इसलिए उन सभी को इसमें भाग लेने की जिम्मेदारी महसूस हुई। अगले दिन बैठकें आयोजित की जाती हैं। भोर होते ही सैम के सभी छात्र उदास होकर चले गए। सैम के छात्र होने के नाते उन्हें जो विशेषाधिकार प्राप्त था उसका उपयोग करते हुए उन्होंने अंतरिक्ष द्वारों से होकर वहां से निकल गए। जब तक वॉट, जैक और फिलिप को एहसास हुआ कि वे चले गए हैं, तब तक वे 3 क्षेत्र पार कर चुके थे। तीनों को ये ठीक से पता नहीं था कि वे कहां जा रहे हैं। उन्हें इंतजार करना पड़ा और देखना पड़ा कि अगला चेक पॉइंट कहां है और अनुमान लगाना पड़ा कि वे कहां जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वे ओलंपस संगठनों के पीछे जा रहे हैं? वॉट ने अनुमान लगाया। वे और क्या कर सकते थे? उन्हें समझ में आ गया होगा कि हम युद्ध में उनकी गतिविधियों को प्रतिबंधित कर देंगे।
इसलिए उन्होंने इसमें पहल कर दी। क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? खैर, कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलिप ने स्पेस गेट्स के लॉग डेटा को देखते हुए कहा। उनके पीछे कौन है? डॉट 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 डॉट। और कौन? सिरोना। उसने हमसे बेहतर उनकी हरकतों को नोटिस किया होगा। उसके पास छात्रों के ठीक 1 घंटे बाद का लॉग है। वो हर उस स्पेस गेट पर मौजूद है जिससे वे यात्रा कर रहे हैं। वैसे भी इन छात्रों को लेकर उसकी समझ हमसे बेहतर है। मुझे लगता है कि हम उन्हें उसके भरोसे छोड़ सकते हैं। हम बाकी योजनाओं पर वैसे ही आगे बढ़ सकते हैं जैसा हमने शुरू में सोचा था। ओह बेटा, मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे कोई बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। उसे संभालना एक बुरा सपना है। क्यों? क्या मैं यहाँ कुछ भूल गया? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जैक ने उलझन भरे लहजे में कहा। बात यह है कि जब सैम छात्रों को लेकर अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने उन्हें उनकी पढ़ाई का जिम्मा सौंप दिया। उसने एक तरह से उनके अभिभावक की भूमिका निभाई। किसी कारण से वे उससे बहुत डरते हैं। उसने कभी भी उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ नहीं किया। जहां तक मुझे पता है उसने उन्हें एक बार भी नहीं डांटा, लेकिन वह वास्तव में उन्हें बहुत डराती है। मुझे नहीं लगता कि बच्चे सैम से पहली बार मिलने पर इतने घबराए हुए थे। फिलिप ने अधिक जानकारी के लिए क्रिस्टल टैब को देखते हुए कहा। जैक आश्चर्यचकित है। मुझे इसके बारे में कुछ भी कैसे नहीं पता था। मैं उन बच्चों के साथ उतना ही समय बिताता हूँ जितना तुम दोनों। तुम्हें यह अतिरिक्त जानकारी कैसे पता चली? मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह उनकी कुछ पढ़ाई का ध्यान रखती है, लेकिन मुझे नहीं पता कि बच्चे उससे डरते हैं। वॉट ने सहजता से कहा। खैर, मुझे ये पता है, लेकिन वह बच्चों के लिए बहुत सुरक्षात्मक है। चूंकि वह खुद को संभाल सकती है, इसलिए हमें बच्चों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम अपनी योजना के साथ आगे बढ़ सकते हैं। उन सभी में से पहला लक्ष्य, वे संगठन जिन्हें हमने नोडल संगठनों के रूप में वर्गीकृत किया है। क्या हमें अलग अलग होकर तीनों काम एक साथ करने चाहिए या फिर हम तीनों पर एक साथ काम करेंगे? फिलिप ने सिगार निकालते हुए पूछा। बाकी दोनों ने उसे भ्रमित भाव से देखा। वह क्या है? यह एक ऐसी चीज है जिसे आप धूम्रपान करते हैं। इसे फार्मेसी विभाग के एक बच्चे ने बनाया है, उसने कहा और उसे जलाने से पहले अपने मुंह में डाल लिया। यह विभिन्न तात्विक ऊर्जाओं की बहुत उच्च गुणवत्ता वाली संसाधित जड़ी बूटियों से बना है। मेरे पास निश्चित रूप से आग और धातु है। जब आप इसे इस तरह से पीते हैं तो आप जड़ी बूटियों के गुणों को अपने फेफड़ों में अवशोषित कर लेते हैं, जहां ये रक्त के माध्यम से आपके शरीर के बाकी हिस्सों में आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका दीर्घकालिक उपयोग तत्वों के सम्मिलन और आत्मीयता में मदद करता है। प्रत्येक तत्व और साधना के स्तर के लिए एक अलग सेट है। आपके भी तैयार हैं और डिजाइन विभाग ने एक उपकरण भी बनाया है जो आपको इसे रोशन करने में मदद करता है। आपको वास्तव में उन्हें देखना चाहिए। मुझे वे बहुत पसंद हैं। सचमुच, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ बनाया है। वे कहाँ हैं? वॉट ने तुरंत ही उनका हालचाल जानने के लिए अपना संचार उपकरण निकाला। जैक ने उनकी योजनाओं को देखा और कहा, ठीक है, हम पहले कुछ काम एक साथ करेंगे, फिर हम अलग हो जाएंगे। इससे उन पर कुछ असर पड़ेगा और यह हमारे लिए थोड़ा ज्यादा मजेदार भी होगा। कुछ और बातों पर चर्चा करने के बाद उन्होंने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। तीनों ने ड्रैगन हॉक के कुछ सदस्यों के साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को भी साथ लिया जो डेसोलेट से लेकर उनके पहले लक्ष्य तक प्रशासन और संचालन का प्रबंधन कर सकते थे। वे एक ऐसे ग्रह पर पहुंचे जहां पहले से ही डस्क की एक शाखा मौजूद थी। वास्तव में उनका पहला लक्ष्य उन प्रतिद्वंद्वियों में से एक है जिन्हें डस्क संगठन कुछ समय से पूरी तरह से कुचल रहा है। ये संगठन ग्रह पर कई अकादमियां चलाता है और उनका सबसे शक्तिशाली व्यक्ति केवल एस्ट्रल प्लेन ट्रांसेंडेंस के अंतिम चरण में है। यह उनके लिए कोई बड़ी प्रतिस्पर्धा नहीं है। वे उन्हें आसानी से नष्ट कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि तीनों ने कुछ और करने का निर्णय लिया। उनका लक्ष्य उन संगठनों में से एक है जिनके पास बहुत सारी सब्सिडी है और उनमें से हर एक वास्तव में ओलंपस के तहत एक संगठन है। वे ओलंपस के देवताओं से प्रार्थना करते हैं और तीनों ने विश्वास को नष्ट करने का फैसला किया। उनका अंतिम लक्ष्य सिर्फ ओलंपस के अंतर्गत आने वाले संगठनों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ओलंपस के अंतर्गत आने वाले लोगों की आस्था को पूरी तरह से नष्ट करना है। इससे न केवल इन देवताओं की आस्था ऊर्जा कम होगी, बल्कि एक उदाहरण भी स्थापित होगा ताकि नए अनुयायी इसमें शामिल न हो। आस्था ऊर्जा अब और नहीं बढ़ेगी या ठीक नहीं होगी। तीनों ने इसकी परवाह नहीं की और शहर में घुस गए। शहर के बीचों बीच इस संगठन के मुख्यालय के ठीक सामने वे तीनों पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हो गए। 3 युवक अपने सिगार जलाते हुए यथासंभव निश्चिंत दिख रहे थे। मुझे ये लाइटर बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि इसकी लो इतनी गर्म है कि यह उच्च श्रेणी की धातु को भी काट सकती है। यहाँ तक कि वे धातुएं भी जो हम एस्ट्रल प्लेन साधकों के लिए हथियार बनाने में इस्तेमाल करते हैं। वॉट ने हाथ में लाइटर लेकर खेलते हुए कहा। लो अंदर मौजूद एक तरल ऊर्जा कैप्सूल द्वारा उत्पन्न होती है। डिजाइन वाकई बहुत बढ़िया है। मुझे कहना पड़ेगा, ये सिगार वाकई बहुत अच्छे हैं। मैं अपने फेफड़ों में हवा की ऊर्जा महसूस कर सकता हूँ। जैसे ही वे बोल रहे थे, उन्होंने पहले ही बहुत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। उन्हें देखकर फिलिप ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने गले में समेट लिया और पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया। शहर के लोग और डार्क लाइटनिंग संगठन के वफादार अनुयायी, हम तीनों जिन्हें आप यहाँ देख रहे हैं, डस्क संगठन से हैं और हाल ही में हमारा उन देवताओं से झगड़ा हुआ था जिनकी आप पूजा करते हैं। ओलंपस के देवता और खास तौर पर ज़्यूस जिसकी आप इतनी पूजा करते हैं। और आपकी भक्ति उन देवताओं को उनकी शक्ति प्रदान करती है, इसलिए आप लोग हमारी कुछ परेशानियों का कारण हैं। अगर हमें उन देवताओं से निपटना है तो हमें आप लोगों से निपटना होगा। अगर आप चाहें तो खुद को संपार्श्विक क्षति के रूप में सोचें। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग उन पर से अपना विश्वास हटा लें। बेशक हम इसमें आपकी मदद करेंगे। अगले कुछ दिनों में शहर और शहर के आसपास का लगभग 250 मील का क्षेत्र अकाल की चपेट में आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा विवरण में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि आप अपने भगवान से जितनी चाहे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन वे नहीं आएंगे।
वास्तव में उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं होगी कि आप जी रहे हैं या मर रहे हैं या आप कितनी पीड़ा झेल रहे हैं। हम आप में से किसी की जान नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम वाकई परवाह नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपकी पीड़ा के लिए माफी चाहता हूँ। आप डार्क लाइटनिंग संगठन से भीख मांग सकते हैं, लेकिन वे आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम उनके किसी भी प्रयास को नष्ट करने जा रहे हैं। और अगर आप शरण लेना चाहते हैं तो आप दक्षिण में आकर हमसे मिल सकते हैं। आपको डस्क संगठन मिलेगा और आप वहां पंजीकरण करा सकते हैं। हम आपको शरण देंगे और आपको एक सुरक्षित जीवन जीने देंगे जो आपके वर्तमान जीवन के बराबर होगा, यदि वह बेहतर नहीं है। जैसे ही फिलिप आगे बढ़ता गया, जैक ने तलवार निकाली और उसे उस व्यक्ति पर घुमाया जो उनकी ओर आ रहा था। तलवार उस आदमी के आर पार हो गई जो उन पर हमला करने आया था। उसे 2 हिस्सों में काट दिया। आसपास के लोग जो पहले से ही उन तीनों के इर्द गिर्द जमा थे, वे विश्वास से परिस्तब्ध थे, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा था जिसके बारे में वे जानते थे कि वह सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है जो बिना किसी प्रतिरोध के सिर्फ एक बार में मर गया। इस बीच वॉट ने अपने स्टोरेज से एक बड़ा क्यूब निकाला और उस जगह के बीच में रख दिया। उसके बीच में एक छोटा सा खांचा है। उसने एक रॉड निकाली जो उस खांचे में बिल्कुल फिट बैठ गई। घन चमकने लगा। उसके बाद उसके नीचे की धरती फट गई और घन उसमें समा गया। उसके बाद धरती बंद हो गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। उस क्यूब के साथ ओलंपस के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया है। तीनों लोग बिना किसी नुकसान के शहर से बाहर निकल गए, लेकिन रास्ते में उन्होंने जितने लोगों को मारा उतने ही लोगों को मारा। कुछ समय बाद संगठन के सदस्यों को कुछ समझ में आया और वे उनसे लड़ने के लिए आगे नहीं आए। तीनों लोग परिणाम की प्रतीक्षा के लिए निकटतम शाखा में चले गए। वे बस वहां बैठे रहे और कुछ नहीं किया। उन्होंने बस अपने अगले लक्ष्य की योजना बनाई जो इससे कहीं ज्यादा समान और वास्तव में इससे आसान होने वाला था। शहर के बीच में लगाए गए क्यूब ने अलग अलग तात्विक ऊर्जाओं को फैलाना शुरू कर दिया। अग्नि, मृत्यु और पृथ्वी तीनों ही तात्विक ऊर्जाएं हैं। बाकी ऊर्जाओं की तुलना में अग्नि तत्व की ऊर्जा का संकेंद्रण सबसे अधिक है। इससे आसपास की सारी नमी पूरी तरह वाष्पित हो गई। वनस्पति सूखने लगी, घास, झाड़ियां और यहां तक कि बड़े पेड़ भी प्रभावित हुए। मृत्यु ऊर्जा के साथ मिलकर वे सभी बहुत जल्दी मर गए। पृथ्वी की मौलिक ऊर्जा ने मिट्टी को पूरी तरह से ढीली रेत में बदल दिया। अगली सुबह तक शहर और आसपास की हर चीज रेगिस्तान में बदल गई। घर खराब होने लगे, यहां तक कि बड़ी हवेली, अंधेरे बिजली का मुख्यालय भी खराब हो गया। अगले दिन शाम तक ये ढहने लगा। इसका असर यहीं तक सीमित नहीं रहा, रात तक ये रेंज के हर हिस्से में फैल गया। अगले 250 मील का क्षेत्र धीरे धीरे रेगिस्तान में तब्दील होने लगा। ... पहले दिन तो किसानों और नागरिकों पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन दूसरे दिन सुबह हालात अलग हैं। जो नागरिक अभी भी नश्वर साधना के प्रारंभिक चरण में हैं, वे सबसे पहले प्रभावित होते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो गई है। वे खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में अवशोषित नहीं कर सके। वे थका हुआ महसूस करते थे। खासकर वे बच्चे जो हाल ही में जागे हैं और जिन्हें अभी अभी आध्यात्मिक ऊर्जा की आदत पड़ी है, वे सबसे अधिक परेशानी महसूस कर रहे हैं। जो लोग बिल्कुल भी नहीं जागे, उनके शरीर इतने मजबूत या सुसज्जित नहीं है कि वे इसके प्रभावों को झेल सकें। उन्हें पानी और भोजन का सेवन करना पड़ता है, जिसकी उन्हें मौसम परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को झेलने के लिए अधिक आवश्यकता होती है। उन बच्चों के माता पिता सबसे पहले झुकते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि क्या करें और वे सीधे डार्क लाइटनिंग संगठन के पास जाते हैं और उनसे समाधान पूछते हैं। तीसरे दिन हालात और भी बदतर हो गए। जो बच्चे नहीं जागे, उन्हें इसका असर और भी ज्यादा महसूस होने लगा, खास तौर पर मौत की ऊर्जा। वे जाग नहीं पाए और कोमाटोज की स्थिति में चले गए। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर से उनका जीवन चूसा जा रहा है और वास्तव में ऐसा ही हो रहा है। वनस्पति न केवल नष्ट हो गई, बल्कि धूल में तब्दील हो गई और आसपास की रेत में मिल गई। इमारतें वही हैं, वे बस रेत में बदल गईं और रेत में मिल गईं। शहर ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर किसी पुरातत्व समूह द्वारा खोजे गए खंडहर हो, वह भी शहर में एक खंडहर। डार्क लाइटनिंग के सदस्यों ने तुरंत ज़ीउस को बुलाया। उन्होंने ज़ीउस को बुलाने के लिए अनुष्ठान का इस्तेमाल किया और संगठन का नेता अपने घुटनों पर बैठ गया और उसने भगवान की ओर बहुत कम और आखिरी उम्मीद के साथ देखा। भगवान, डस्क संगठन से कोई आया है। उन्होंने शहर और उसके आसपास के इलाकों को नष्ट कर दिया है। सारी वनस्पति मर गई है, बच्चे कोमा में हैं और साधक प्रभावित हो रहे हैं। मृत्यु ऊर्जा पूरे इलाके में फैल रही है। शहर के आसपास का इलाका लगभग 200 मील तक रेगिस्तान में तब्दील हो चुका है, जहां आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं है। एकमात्र सुरक्षित जगह इस दायरे से आगे है, लेकिन वे सभी प्रतिद्वंद्वी संगठनों के हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर हम कोशिश करें तो मैं और मेरा परिवार इस मुसीबत से बच सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों को इस तरह से पीड़ित नहीं होने दे सकते जिन्होंने हम पर भरोसा किया। जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया और आपकी पूजा करने लगे, कृपया हमारी मदद करें। ज़ीउस ने संगठन के नेता को भौहें सिकोड़कर देखा। उसे पूरी बात समझने में कुछ समय लगा। वह इस तथ्य को समझ नहीं पाया कि सैम ने वास्तव में एक चाल चली है और पहला लक्ष्य वास्तव में उसके सीधे अधीन एक संगठन है। उसने बगल में खड़े दूसरे बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, मुझे पूरा ब्यौरा बताओ, आखिर हुआ क्या था? एल्डर ने घटना को शुरू से अंत तक समझाया। ज़ीउस ने आह भरने से पहले एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जाओ और इसका कारण पता करो। तुमने जो घन कहा था उसे उन्होंने दफना दिया। उसे बाहर निकालने की कोशिश करो और यहाँ लाओ। मैं तुम्हारे पास किसी उच्च संगठन से किसी को भेजूंगा, वे इसे संभाल लेंगे। बुजुर्ग सहमत हो गए और घन लेने चले गए, लेकिन वे घन को छू भी नहीं पाए। वे किसी हमले में फंस गए थे जिसने मृत्यु ऊर्जा को उनके अंदर प्रवाहित कर दिया था। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा उनकी जीवन शक्ति के साथ साथ समाप्त हो गई क्योंकि वे तेजी से बूढ़े हो रहे थे। ऑपरेशन में साथ आए लोगों ने देखा कि उनके एक बुजुर्ग जो देखने में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की तरह दिखते थे, वे बूढ़े हो गए, उनके दांत गिर गए, झुर्रियां पड़ गईं, एक को बुढ़ापन आ गया और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। ये सब कुछ ही मिनटों में हुआ।
क्यूब के साथ उसका जितना ज्यादा शारीरिक संपर्क हुआ उतनी ही तेजी से उसकी उम्र बढ़ती गई। साथियों में से एक ने उस दूसरे व्यक्ति को बेहोश कर दिया जिसने घन से संपर्क किया था। वह व्यक्ति जो बूढ़ा हो गया था उसे एक तरफ फेंक दिया गया। उसकी साधना तो वैसी ही रही, लेकिन उसका पूरा शरीर और अंदर की हर चीज, जिसमें आध्यात्मिक कोर और मेरिडियन भी शामिल थे, इसकी वजह से खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के बाकी हिस्सों के साथ उसकी आत्मा भी बूढ़ी हो गई है। लेकिन जैसे ही उसका क्यूब से संपर्क टूटा, वह सुरक्षित हो गया। लेकिन उनकी उम्र सामान्य नहीं हुई, इसलिए ये कहना उचित होगा कि वे पूरी तरह से बच नहीं पाए। संगठन के नेता स्वयं क्यूब पर अपना हाथ आजमाना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उसने फिर से ज़्यूस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में भी सक्षम नहीं था। चौथे दिन ज़्यूस ने जो मदद आने की बात कही थी वह आ गई। इस बीच पहला शरणार्थी डस्क संगठन की शाखा में पहुंच गया। फिलिप ने वहां आए पहले शरणार्थी से मुलाकात की। वह उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित है जिसे उसने देखा था। यह एक छोटा लड़का है, वह अभी तक जागा भी नहीं है। उसके जैसे बच्चे के लिए वहां आना व्यावहारिक रूप से असंभव है। आखिरकार भले ही वनस्पति खत्म हो गई हो, लेकिन जानवर अभी भी शहर के आसपास के दायरे में हैं। ये जानवर फिलहाल भूख से मर रहे हैं, क्योंकि इनमें से अधिकांश को अपनी ऊर्जा शिकार को खाकर ही मिलती है। मृत्यु ऊर्जा जितनी ज्यादा उनकी ऊर्जा चूसेगी, वे उतने ही ज्यादा खतरनाक होते जाएंगे। वे पहले से ही एक दूसरे को खाना शुरू कर चुके होंगे, और एक छोटे लड़के के लिए इतनी दूर तक पहुंचना, वो भी सिर्फ कुछ दिनों में, यह एक असंभव काम है। तुम कौन हो बच्चे? तुम यहाँ कैसे आए? फिलिप ने चारों ओर देखते हुए पूछा। उसने डस्क के कुछ सदस्यों को आसपास के इलाकों की खोज करने का आदेश दिया। मैं विंक हूँ, मैं यहाँ शरणार्थी के तौर पर अकेला आया हूँ। तुम यहाँ अकेले आए हो? हाँ, जब आपने कहा कि आप अपने पास आने वाले लोगों को शरण देंगे, तो मैंने अलग अलग व्यापारियों से इस जगह तक पहुंचने के लिए सवारी लेने की कोशिश की। मैंने कुछ लोगों से सवारी ली और कल मुझे इस जगह से 1 दर्जन मील दूर छोड़ दिया गया। ... तुम तो जागे ही नहीं। तुम ऐसा जोखिम क्यों उठाओगे? तुम्हें गुलाम बनाकर बेचा जा सकता था। मैं अच्छे लोगों को बुरे लोगों से अलग पहचानता हूँ। मैं डार्क लाइटनिंग शहर में आने वाले हर व्यापारी को जानता हूँ और मुझे पता है कि किस पर भरोसा करना है और किस पर नहीं। मैंने अपना ज्यादातर समय उस शहर के आलीशान सराय में अमीर व्यापारियों के लिए प्याला ढोने वाले के तौर पर बिताया। इसलिए मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए उनसे कुछ मदद मांगी। अपने माता पिता के बारे में बताओ। मृत? तो तुम अनाथ हो? हाँ, मैं हूँ। मैं उन दुर्लभ लोगों में से एक हूँ जो बच गए। आमतौर पर सभी अनाथों को डार्क लाइटनिंग संगठन कहीं और ले जाता है। मैं भाग्यशाली रहा। फिलिप हैरान है। वह बच्चे से काफी प्रभावित है और वह कितना निर्णायक है। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बच्चे के स्वभाव को क्या कहा जाए। वह स्मार्ट है, परिपक्व है या तेज है, लेकिन वह वाकई प्रभावशाली है। वह बस यही हिस्सा जानता है। तुम इतनी दूर क्यों आए? मैंने सोचा था कि शहर और डार्क लाइटनिंग संगठन के बाकी इलाकों का निवासी होने का एक नियम यह है कि तुम्हें ज़्यूस का सच्चा अनुयायी होना चाहिए। क्या वहाँ कुछ कानून नहीं है? वे ऐसा करते हैं, लेकिन हर नियम हर जगह सफलतापूर्वक लागू नहीं होता। हमेशा कोई न कोई खामी रह ही जाती है। फिलिप खुद को रोक नहीं पाया और एक बार फिर उस बच्चे को देखा। वह एक किशोर लड़का है जिसकी त्वचा सांवली है और बाल बहुत गहरे भूरे हैं। अपनी उम्र के हिसाब से उसका शरीर बहुत सुडौल है। उसके हाव भाव से पता चलता है कि वह आत्मविश्वासी और सीधा सादा है। फिलिप को वह पहली नजर में ही पसंद आ गया। तो तुम इतनी दूर क्यों आए? अगर तुम व्यापारियों को जानते होते जैसा कि तुमने कहा, तो तुम किसी भी दूसरे इलाके में जाकर बच सकते थे। चूंकि तुम वहां की जमीनों और लोगों से परिचित हो, इसलिए वहां तुम्हारे लिए बहुत आसान समय होता। हम लोग तुम्हारे लिए लगभग अजनबी हैं। तुम्हें हम पर उनसे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्य से मैं बाकी शहरों की तुलना में तुम लोगों पर ज्यादा भरोसा करता हूँ। इस ग्रह और इस क्षेत्र के सभी शहरों पर वास्तव में कुछ धार्मिक पागलों का शासन है। मैं लोगों पर विश्वास करता हूँ, भगवानों पर उतना नहीं। लेकिन हम ही हैं जो आपके घरों को नष्ट कर रहे हैं। हम ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने देवताओं में आस्था रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह अनुचित है? ये हो सकता है, लेकिन ये क्या नहीं है? वैसे भी मैंने बचपन से ही जीवित रहने के लिए हर संभव कोशिश की है। मुझे परवाह नहीं है कि आप इस ग्रह या इस क्षेत्र के साथ क्या करते हैं। भले ही आप सभी को लाश में बदल दें और फिर अपनी खुद की मरे हुए सेना बनाने के लिए मरे हुए लोगों में बदल दें, मैं ठीक रहूंगा। जब तक मैं जीवित रहूं, बस यही मायने रखता है। तुम एक बच्चे के लिए बहुत कठोर दिल वाले हो, फिलिप ने नर्म स्वर में कहा। विंक को समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में क्या कहे। उसे लगा कि उसके दिल में पछतावे की एक लकीर उभर रही है। उसे लगा कि शायद बहुत ज्यादा ईमानदार होने की वजह से उसे डस्ट में प्रवेश नहीं मिल पाया। लेकिन फिलिप के अगले शब्दों ने उसके मन को शांत कर दिया। मुझे ये पसंद है। आप बस जागने ही वाले हैं। आपका मन साफ है और आप बहुत कुछ अनुभव कर चुके हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति के बारे में आप कितने स्पष्ट हैं और आगे क्या होने वाला है। खैर, डस्ट में आपका स्वागत है। चूंकि आप एक बच्चे हैं, इसलिए आपको कुछ विशेष सुविधाएं मिलेंगी, खास तौर पर एक अनाथ के तौर पर। उनमें से किसी एक को चुनिए और मुझे लगता है कि आप सही चुनाव करेंगे। मेरा अधीनस्थ आपको मार्गदर्शन देगा। बाद में मिलते हैं। इसके बाद फिलिप वहां से चला गया और ड्रैगन हॉक जनजाति का एक सदस्य बच्चे को ले गया। क्या वह बॉस है? विंक ने फिलिप की पीठ की ओर देखते हुए पूछा। वह कुछ हद तक बॉस तो है, लेकिन वह सर्वोच्च बॉस नहीं है। उससे ऊपर भी कोई है। क्या ये वही व्यक्ति है जिसका उल्लेख उन्होंने युद्ध की घोषणा करते समय किया था? हाँ, वह कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं है? जहां तक मुझे पता है, वह कहीं न कहीं फंस गया है। ऐसी जगह से वह आसानी से बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन वह जल्द ही वापस आ जाएगा। ये तीनों अभी भी उस व्यक्ति का पीछा क्यों कर रहे हैं, अगर उसे कोई इतनी आसानी से पकड़ सकता है? ये तीनों काफी मजबूत लगते हैं। वे अपने दम पर शुरुआत कर सकते हैं। वे इस संगठन पर कब्जा भी कर सकते हैं। ड्रैगन हॉक के सदस्य ने विंक को ऐसे देखा जैसे वह मूर्ख हो।
बच्चे, उनके बारे में ऐसे मत बोलो। मेरा विश्वास करो फिलिप, शायद तुम्हारी कुछ अजीब हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है और जैक इतना धैर्यवान है कि वह किसी बच्चे पर तलवार नहीं उठाएगा। लेकिन वो तब तक तुम्हारा सिर पत्थर पर पटकेगा जब तक तुम अपना नाम भूल नहीं जाते। मैंने आपके बारे में जो सुना है उसके अनुसार आपका विश्व दृष्टिकोण बहुत ही विकृत है। मुझे समझ में आता है कि आप ऐसे क्यों हैं। आप बचपन से ही अकेले थे, आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ता था और आप किसी पर भरोसा नहीं करते। आपको दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा अपने अस्तित्व की चिंता है। चारों बॉस कुछ हद तक आपके जैसे ही हैं। दुनिया में उनका कोई नहीं था, लेकिन जब वे लगभग आपकी उम्र के थे तब से उनके पास एक दूसरे थे। वे बहुत सी मुश्किलों के बावजूद एक दूसरे के साथ रहे। उन्होंने मिलकर बहुत कुछ बनाया और 10 की स्थापना करके लाखों लोगों की जान बचाई, खास तौर पर आप जैसे अनाथों की। और हम सभी इसके लिए उनसे प्यार करते हैं। विश्वास, वफादारी और रिश्तेदारी शायद आपके लिए अपरिचित हो, लेकिन अगर आप 10 का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको उन गुणों को विकसित करना होगा और मुझे यकीन है जब आप यहाँ प्रशिक्षण लेंगे तो आप ठीक से समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। विंक ने ड्रैगन हॉक सदस्य को बस देखा और वह बड़बड़ाता रहा। फिर उसे फिलिप द्वारा की गई घोषणा याद आई। वह डस्क में इसलिए आया क्योंकि उसने घोषणा की थी, अगर कोई इतना स्वार्थी है कि वह शहर के सभी निर्दोष और दोषी लोगों को सिर्फ अपने मनचाहे नतीजे पाने के लिए मार डाले, तो उसे लगा कि वह भी उनके जैसा ही निर्दयी हो सकता है। लेकिन अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वे सभी पाखंडी हैं। जब वह किसी व्यक्ति के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में वफादारी जैसी सम्मानजनक बातें पहली बात नहीं आती हैं, खासकर तब जब वह व्यक्ति वर्तमान में नरसंहार कर रहा हो। काफी समय बाद पहली बार विंक को उलझन महसूस हुई। वह इस बात को लेकर संशयग्रस्त और उत्सुक है कि डस्ट कैसा होगा और यह उसमें किस प्रकार का परिवर्तन लाएगा। और जब यह विचार उसके मन में आया तो उसे पता था कि वह वहां से कुछ नया सीखने जा रहा है। लेकिन वह ये नहीं जानता कि जिस समय यह विचार उसके मन में आया वह डस्ट द्वारा बनाई गई कई किंवदंतियों में से एक का जन्म समय था। लेकिन यह उनमें से भी अलग है। विंक की किंवदंती, इसे डस्ट के ब्लड आयरन हाउंड के नाम से भी जाना जाता है। संस्थापक सदस्यों में से एक फिलिप द्वारा प्रशिक्षित सैम के एक महान शिष्य हैबी द वेनोमस ब्लेड डांसर के पीछे एक किंवदंती छिपी है। लेकिन ये कहानी किसी और समय के लिए है। अभी जब विंक को डस्ट में समाहित कर लिया गया था, डार्क लाइटनिंग सिटी में उस जगह को छोड़ने वाले पहले शरणार्थी के बारे में एक नई चर्चा चल रही थी। इससे जल्द ही दूसरे, तीसरे और चौथे शरणार्थी को डस्ट की तलाश करने के लिए प्रेरित किया गया। वे सभी लोग पिरामिड के निचले हिस्से में थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जिस गति से चीजें चल रही हैं, भले ही डार्क लाइटनिंग ने कोई समाधान ढूंढ लिया हो, उनके लिए बहुत देर हो सकती है। इसलिए उन्होंने अपना विश्वास त्याग दिया और डस्ट की तलाश में निकल पड़े, उन लोगों की तलाश में जो उनके दुख का कारण बने और उनकी आंखें खोल दी। और निस्संदेह ये तो उनके पीछे आने वाले शरणार्थियों की लंबी कतार की शुरुआत मात्र है। रास्ते में कुछ लोग नहीं आ पाए, वे गिर पड़े और हार मान ली, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि डस्ट ने वास्तव में इन शरणार्थियों को लाने के लिए कुछ मदद भेजी। इसलिए ये तथ्य कि वे अपने तुच्छ प्रतिशोध की तलाश में इस दुख का कारण है, भुला दिया गया। कुछ ही महीने बाद सैम ने एक बार फिर समय का ध्यान खो दिया, और इस बार ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसे टॉवर के भीतर एक बहुत ही खास जगह पर विजय प्राप्त करनी थी। लेकिन उसने टॉवर का आधा हिस्सा ही पूरा किया। इस टॉवर में अपने प्रवास के संबंध में उसके दिमाग में यही एकमात्र संख्यात्मक डेटा था। उसने अभी अभी अपना भ्रष्टाचार चक्र पूरा किया है। एक बार फिर उसका शरीर साफ हो गया, इससे पहले कि वह उस अनोखी खिंचाव शक्ति से गायब हो जाए। उसने आह भरी जब वह फिर से उस धूसर क्षेत्र में प्रकट हुआ। सैम ने हेल की ओर देखा जिसके चेहरे पर थकावट का भाव था। यह एक नया रूप है। उन्होंने उसे इस तरह कभी नहीं देखा, लेकिन खिलाड़ियों को इसकी परवाह नहीं थी। वे अपने अगले काम का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अपने टावरों को पूरा करने में लग सकें। वे जानते हैं कि उनके पास टावरों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन वे ये भी जानते थे कि वे जितनी जल्दी यह काम पूरा कर लेंगे उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। वे अधिक समय तक नरक में नहीं रहना चाहते। ... लेकिन चाहे उन्होंने कितना भी इंतजार किया, काम पूरा नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, उन्होंने उस धूसर स्थान में एक अलग शक्ति आती हुई महसूस की। अचानक एक लंबा आदमी हेल के ठीक बगल में आकर खड़ा हो गया। सभी खिलाड़ी उत्सुकता से उसकी ओर देखने लगे। वह 6 फीट से थोड़ा ज्यादा लंबा है, लंबे पैर और आंशिक रूप से खुला हुआ ऊपरी शरीर। लेकिन सबसे अलग विशेषताएं हैं उसकी हरी त्वचा, बड़ी और साफ आंखें, सिर पर मुकुट और अंत में अजीब दाढ़ी। ओसिरिस, सैम ने असमंजस में बड़बड़ाते हुए कहा। उसके चेहरे पर स्पष्ट आश्चर्य स्पष्ट था। वह धरती पर अलग अलग पौराणिक कथाओं के इतने सारे देवताओं से मिल चुका है, लेकिन वह तब भी आश्चर्यचकित होता है जब एक पूरी तरह से अलग पौराणिक कथाओं, विशेष रूप से सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक का देवता उसके सामने प्रकट होता है। ओसिरिस ने भावहीन शांत चेहरे से सैम की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप पृथ्वी से हैं। ओसिरिस ने हेल की ओर देखने से पहले बुदबुदाया। मैं इसे यहाँ से संभाल लूंगा, तुम जा सकते हो। मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। इस पर सहमत होने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए ये करना मेरी जिम्मेदारी है। हेल ने एक बार फिर सिर हिलाया और चली गई। ओसिरिस ने खिलाड़ियों की ओर देखा और कहा, नमस्ते, मैं ओसिरिस हूँ। कुछ लोग मुझे मृत्यु का देवता कहते हैं और कुछ लोग मुझे जीवन के देवता के रूप में पूछते हैं। बात यह है कि मैं अधोलोक का शासक और आकाशीय दुनिया में जीवन का शासक दोनों हूँ। आप मुझे अपनी पसंद के किसी भी शीर्षक से संबोधित कर सकते हैं। खैर, मैं इस खेल में आपके द्वारा पूरा किया जाने वाला अगला कार्य संभालने के लिए यहाँ हूँ। मुझे पता है कि आप सभी को आपकी सहमति के बिना बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा है। अगर मुझे विकल्प दिया जाता तो मैं ये काम नहीं करता, लेकिन मैंने अपना वचन दिया है और मुझे ये जिम्मेदारी पूरी करनी है। मुझे आशा है कि आप अपने दिल में मुझे माफ करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। ओसिरिस ने आगे बोलने से पहले अपना सिर थोड़ा झुकाया। अब मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आप सभी के साथ निष्पक्ष रहूंगा।
मैं किसी के प्रति या किसी के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं रखूंगा। कम से कम आप मुझसे तो यही उम्मीद कर सकते हैं, और इस कार्य के लिए मैं स्वयं तुम्हें ब्रीफिंग दूंगा। चलो चलें। जैसे ही उसने अपना हाथ हिलाया, सभी खिलाड़ी गायब हो गए और कहीं और प्रकट हो गए। सैम ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या सभी देवता टेलीपोर्टेशन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कोई खिलाड़ियों को अपनी इच्छानुसार स्थानांतरित करने में सक्षम है। जब उसने अपने सामने शहर को देखा तो उसके विचार भटकने से वापस आ गए। वर्तमान में वह अन्य खिलाड़ियों के साथ शहर के ऊपर मंडरा रहा है। शहर सामान्य लग रहा था। ये वास्तव में बहुत चहल पहल वाला नहीं था, लेकिन ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि सूरज अभी उतना ऊपर नहीं आया है। सूर्योदय से थोड़ा देर हो चुकी है। सुबह अभी भी ठंडी और गर्म है। ये शहर इस समय ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जिन्हें मुझे सजा देनी है। वे मेरे अनुयायियों द्वारा शासित कई क्षेत्रों से एकत्रित किए गए सबसे बुरे अपराधी हैं। आप सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उनसे लड़ते रहेंगे। बाकी समय तुम किसी और चीज से लड़ रहे होगे। मैं तुम्हें असली चीज नहीं दिखा सकता, लेकिन यह ऐसी दिखेगी। स्नैप। उसने अपनी उंगलियां चटकाई और आसपास का माहौल अंधेरा हो गया। उनके सामने का शहर भी बदल गया, लेकिन उस बदलाव ने उन्हें चौंका दिया। जो शहर सामान्य और शालीनता से समृद्ध दिखता था, वह अचानक खंडहर में बदल गया और खंडहर मरे हुए जीवों, भूतों, प्रेतों, लाइकिस और छाया मरे हुए लोगों से भर गया। सैम ने मरे हुए लोगों के राज्य की अपनी यात्रा के बाद से इतने सारे मरे हुए लोगों को एक साथ नहीं देखा है। स्नैप। ओसिरिस ने एक बार फिर अपनी उंगली चटकाई और वह दृश्य गायब हो गया। शहर वापस सामान्य हो गया। शहर एक विशेष खिलौना है जिसे खास तौर पर इस परीक्षण के लिए बनाया गया है। अगर हम इसे मूल रूप से तय समय पर कर रहे होते तो इसमें और भी चीजें शामिल होती, लेकिन यह वर्तमान संस्करण है। प्रतियोगिता अपने आप में बहुत सरल है। आपको इन लोगों से लड़ना है और उन्हें मारना है। प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित संख्या में अंक दिए जाते हैं और जो इस कार्य के अंत तक सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है वह जीत जाता है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी हैं। पहला यह है कि खिलाड़ी किसी भी रिकवरी विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इस चुनौती की शुरुआत में आपके शरीर में जो आध्यात्मिक ऊर्जा भंडार है उसे रिचार्ज नहीं किया जा सकता। एक बार जब आप उस सारी ऊर्जा का उपयोग कर लेते हैं तो आपको खेल से बाहर माना जाएगा। यदि सभी खिलाड़ी आउट हो जाए तो कार्य समाप्त हो जाता है, और यदि संयोगवश खिलाड़ी दिन और रात दोनों समय शहर को सभी लक्ष्यों से मुक्त करने में सफल हो जाते हैं तो उसी समय कार्य भी समाप्त हो जाता है। अंतिम शर्त ऐसी चीज है जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक दिन रात की कठिनाई वास्तव में इस बात पर निर्भर करती है कि आप दिन मोड में कितना अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैंने जो मरे हुए जीव छोड़े हैं वे विशेष प्रकार के हैं। मेरे बहुत से अनुयायियों ने नेक्रोमेंसी और मौलिक ऊर्जा, मौलिक आत्माओं पर बहुत शोध किया इससे पहले कि वे इसे संभव बना सके, और मैंने इसे यहाँ उपयोग करने से पहले थोड़ा मोड़ दिया। तो शर्त यह है कि खिलाड़ी दिन के मोड में जो भी हमले करते हैं, चाहे वे आपके योद्धा कौशल, युद्ध तकनीक, जाल, लंबी दूरी, छोटी दूरी, समूह हमले या पूर्ण सम्मलन सहित मौलिक कौशल हो, सब कुछ शहर द्वारा रिकॉर्ड और अवशोषित किया जाएगा और उन्हें रात में मरे हुए प्राणियों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसलिए यदि आप में से कोई एक दिन के समय में एक लक्ष्य को मारने के लिए अग्नि तत्व सम्मलन का उपयोग करता है तो रात के समय में एक लक्ष्य निश्चित रूप से आपके साथ लड़ने के लिए अग्नि तत्व सम्मलन का उपयोग करेगा। और यह बात हथियारों पर भी लागू होती है। मुझे लगता है कि आपके हाथों में कुछ बहुत ही खास हथियार है, इसलिए जब आप उनका इस्तेमाल करें तो सावधान रहें। भले ही वे जटिल हो या कुछ देवताओं द्वारा आपको कुछ आत्मिक हथियार दिए गए हों, लेकिन हो सकता है कि यह संरचना स्पष्ट रूप से उनकी नकल न कर पाए, लेकिन यह उसका एक विकृत संस्करण जरूर देगी। यह इतना शक्तिशाली होगा कि आपको गंभीर क्षति और परेशानी पहुंचा सकेगा। इनका प्रयोग करते समय सावधानी बरतें। जैसा कि मैंने पहले कहा, मैं इस प्रतियोगिता में पूरी तरह निष्पक्ष और न्यायपूर्ण रहूंगा। यदि आप में से कोई भी नियमों के विरुद्ध जाने की कोशिश करता है या किसी भी तरह से बीच में समर्थक के रूप में काम करने वाले किसी भी देवता से मदद मांगता है तो मैं आपको पकड़ लूंगा और आपको पाताल लोक में फंसा दूंगा। मेरा विश्वास करें, यह उस तरह सीमित और नियंत्रित नहीं होगा जैसा आप अनुभव कर रहे हैं। आप जीवित रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे ताकि नरक में प्रवेश करने वाली जघन्य आत्माओं के साथ गायब न हो जाएं। एक तरह से अब तक आपने जो कुछ भी हासिल किया है उसके लिए मैं आप सभी का सम्मान करता हूं, इसलिए उस सम्मान को मत खोइए। और यह सब करने के लिए आप सभी को इनाम मिलेगा। आपके प्रदर्शन के आधार पर मैं आपकी कुछ मांगों को स्वीकार करूंगा। बेशक ये सिर्फ एक या एक दर्जन मांगे हो सकती हैं, जो इस बात पर निर्भर करती हैं कि आप क्या मांग रहे हैं और मैं किस स्तर के कार्य पूरा कर सकता हूं। इस पर कुछ प्रतिबंध होंगे। वैसे हम इस पर पूरी बात खत्म होने के बाद और चर्चा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बाद में मिलते हैं। इसके साथ ही ओसिरिस उस स्थान से गायब हो गया। खिलाड़ियों को भी शहर के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया गया। वे सभी अलग अलग कोनों में दिखाई दिए, और जैसे ही वे दिखाई दिए उन्हें अपने आसपास के लोगों से दुश्मनी का एहसास होने लगा। इस शहर में गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर वास्तविक कैदियों की तरह कोई प्रतिबंध नहीं है। वे बेहद स्वतंत्र हैं और उनके पास कवच और हथियारों के साथ साथ अच्छे उपकरण भी हैं। वे स्वस्थ दिखते हैं। वे किसी भी चीज से वंचित नहीं हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ियों को इससे कोई लाभ नहीं होगा, और ऐसा लगता है जैसे कैदियों को तुरंत ही उनका स्थान बता दिया गया है, इसलिए आसपास के सभी कैदी पहले से ही खिलाड़ियों की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं। पहली बात तो ये कि सैम ने उन लोगों पर हमला नहीं किया जो उस पर आक्रमण करने आए थे। इसके बजाय उसने तुरंत अपनी मिट्टी की दीवार को सक्रिय कर दिया और खुद को उससे घेर लिया। उसने दीवार को इतना मजबूत बना दिया कि एक भी हमला उसके पास से होकर नहीं गुजर सका। उन पर चारों ओर से विभिन्न हमले हो रहे हैं, लेकिन वे सभी व्यर्थ हैं। सिर्फ सैम ही नहीं, हर दूसरे खिलाड़ी ने भी ऐसा ही किया। वे सभी तुरंत रक्षात्मक स्थिति में आ गए और हमलों से खुद को बचाया। यद्यपि इस कार्य के नियम बहुत सरल हैं, फिर भी चीजें उतनी आसान नहीं हैं जितनी दिखती हैं। इस खेल में खिलाड़ी हर जगह फैले होते हैं और सबसे ज्यादा मारने वाला व्यक्ति जीतता है। और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए खिलाड़ी दो काम कर सकता है।
एक तो ये कि उसके लिए अधिक लोगों को मारना आसान हो जाए और दूसरा ये कि अन्य खिलाड़ियों के लिए मारना कठिन हो जाए। जिस तरह से पूरा गेम सेट किया गया है उससे खिलाड़ी दोनों ही काम कर सकता है। इसके अलावा रात और दिन के मोड के बीच बदलाव सहित कई चर हैं जो खेल में आते हैं। डॉट 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 इसलिए शहर और उनके विरोधियों का थोड़ा भी विश्लेषण किए बिना किसी खिलाड़ी के लिए बस अंधाधुंध तरीके से जाकर हत्या करना मूर्खता होगी। अगर सैम वहां अकेला होता और उसका काम इन लोगों को मारना होता तो वह उन्माद में चला जाता, लेकिन अन्य खिलाड़ियों की उपस्थिति ही उसे दोबारा सोचने के लिए काफी है। ठीक 3 मिनट बाद सैम के चारों ओर की मिट्टी की दीवार अचानक खुल गई और बड़े बड़े कॉन्टों के झुंड में बदल गई। वे सभी ज्वलंत विस्फोटों से प्रेरित थे क्योंकि वे अलग अलग दिशाओं में अपना रास्ता बना रहे थे। इस हमले से आसपास मौजूद सभी लोग चौंक गए और सभी हमलावरों को एक कदम पीछे हटना पड़ा। जो लोग ऐसा नहीं कर सके और उसके बहुत करीब थे उन्हें सीधा वार किया गया और उन्हें कुछ नुकसान भी हुआ। बेशक ये किसी को मारने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन इससे सैम को अपना अगला कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। एक पल में ही वह हवा के तत्वीय समलन से गुजरा और अपने पंख बाहर निकाल लिए। समलन निष्क्रिय हो गया और सैम सीधे आसमान में उड़ गया। वह शहर के केंद्र के ठीक ऊपर आकाश में तैर रहा था। वह अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां मंडरा रहा था। उसने अपनी आंखों की तकनीक को सक्रिय किया क्योंकि उसने अपनी आंखों को और भी बेहतर बनाने के लिए रॉक की रिक्तरेखा क्षमता का उपयोग किया। उसने अन्य खिलाड़ियों की स्थिति जानने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा और ऐसा लगा कि खेल की सेटिंग के आधार पर सभी खिलाड़ी अपेक्षाकृत खुली जगह में दिखाई दिए। सभी की स्थिति को मानसिक रूप से चिन्हित करने के बाद सैम का ध्यान डेस पर गया। वह इस समय थोड़ा चंचल महसूस कर रहा है। इस दौरान दयुस ने लगातार अपने समर्थक भगवान के साथ मिलकर खेल के नियमों का दुरुपयोग किया और सैम के साथ खेलने की कोशिश की। यह अब केवल इसलिए रुका है क्योंकि यह ओसिरिस था जो इस कार्य की देखरेख कर रहा था। सैम का मानना था कि जब नियमित देवता वापस आएंगे तो पक्षपात जारी रहेगा। आखिरकार चाहे उसने कितने भी मौके दिए हों, ज़्यूस अपने जिद्दी हस्तक्षेप के साथ आगे बढ़ता रहा। डस्क और ओलंपस के बीच चल रहे युद्ध को देखते हुए सैम को पूरा यकीन है कि उसे कई और धूर्त रणनीतियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब जब उनके पास तटस्थ मैदान है तो वह पहले हमला करेंगे। वह नियमों के भीतर खेलेंगे और खिलाड़ियों की रैंकिंग में डेस को सबसे नीचे फेंक देंगे। सैम ने एक भला निकाला और उसमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा डालकर उसे फेंक दिया। इस समय डेस भी सभी हमलावरों को रोकने के लिए एक रक्षात्मक तकनीक का उपयोग कर रहा है। हालांकि सैम के विपरीत उसके पास उड़ने की कोई तकनीक नहीं थी, इसलिए उसने उन्हें तितर-बितर करने के लिए हमला किया और दूर जाने की कोशिश की ताकि वह ज्यादा अनुकूल स्थिति में आ सके। वह भागने के लिए एक हमलावर को मारने वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह हमला करने के लिए अपने भाले का इस्तेमाल कर पाता, सैम का भला हवा में उड़ता हुआ उस हमलावर के सिर में जा लगा। जब भला सीधे उसके सिर से होकर गुजरा तो ड्योस को उससे बचने के लिए एक और कूदना पड़ा। इससे पहले कि वह समझ पाता कि वहां क्या हुआ, उसने देखा कि एक और भला उसे उस क्षेत्र की ओर ले जा रहा है। ये लगभग उसके पास से गुजरा और फिर सीधे दूसरे अपराधी के सिर में जा लगा। अपराधी इससे पहले कि तीसरा भला जमीन को छू पाता, तीसरा भला पहले ही आ गया और एक और व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया। ये वह समय था जब डेस आखिरकार अपनी मूर्छा से बाहर आया। उसने सैम की ओर देखा जो शहर के ऊपर मंडरा रहा था। सैम ने उस पर मुस्कुराया और 2 और भले फेंके। 2 और लोगों को मार डाला। अब तक अपराधियों जो लक्ष्य थे ने भी सैम को देखा। उन्होंने हमलों को चकमा देने की कोशिश की और डेस के पीछे चले गए जो पहले से ही एक लोच की तरह फिसलने का मौका का उपयोग कर रहा था। लेकिन जाहिर है किसी और ने उस पर हमला करने की कोशिश की। सैम ने फिर भी लक्ष्य पर हमला जारी रखा। उसने हर भाले से सिर्फ एक लक्ष्य को मारा और जब एक लक्ष्य को भला फेंकना पड़ा तो सैम पर हमला करने के लिए दायूस ने मौके का फायदा उठाया और सैम ने चकमा देकर भाले को पकड़ लिया। लक्ष्य ने लगभग सोचा कि सैम और दाइस एक साथ काम कर रहे हैं और वे क्रोधित हो गए। सैम के मूल स्थान से आए लोगों के लिए वे इसलिए नाराज थे क्योंकि सैम उन्हें चकमा देकर हवा में उड़ गया था। वे उस पर हमला करना चाहते थे, इसलिए प्रक्षेप्य हथियारों के साथ साथ कुछ लंबी दूरी के मौलिक हमले भी किए गए। हमले हर जगह से हुए। सैम ने उनमें से ज्यादातर को तेजी से चकमा दिया। उसने हमलों का सीधे बचाव करने से परहेज किया। उसने हमले को रोका भी नहीं, एक बार भी नहीं, लेकिन उसने अपने हमलों का ध्यान अपनी तरफ से लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं किया। उसने केवल ड्योस के पक्ष के लोगों पर ही हमला किया। डेस को लग सकता है कि हमलावरों द्वारा उस पर बिल्कुल भी दबाव नहीं डाला जा रहा है, लेकिन एकमात्र समस्या यह है कि वह अंक खो रहा है। लक्ष्य पूरी तरह से परेशान करने वाले होने के बावजूद बेहद मूल्यवान है। यदि सैम उसके सभी अंक छीन लेता है तो उसे अन्य खिलाड़ियों के क्षेत्रों पर अतिक्रमण करना होगा। वह पहले से ही अन्य खिलाड़ियों से काफी दुश्मनी प्राप्त कर रहा है। वह किसी भी तरह से और अधिक गर्मी प्राप्त करना नहीं चाहेगा, लेकिन सैम की हरकतें उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही हैं। अब तक सैम की आकाश में मौजूदगी ने अन्य खिलाड़ियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। वे आश्चर्यचकित थे, लेकिन इसने उन्हें रुकने और सोचने पर मजबूर नहीं किया। सैम जो कुछ भी कर रहा है वह बिल्कुल वैसा ही है जैसा वे सैम से करने की उम्मीद कर रहे थे। सैम एक ही समय में चकमा देने और हत्या करने की होड़ में था, और बार बार ये देखने के बाद कि उनके वर्तमान स्थानों से सैम पर हमला करने का कोई और तरीका नहीं है बिना पूरी ताकत से हमला किए। अतः कुछ ही मिनटों के बाद बहुत सारे हमले खत्म हो गए। जब सैम उन लोगों को मार रहा था जो सक्रिय रूप से डेस का शिकार करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसने शहर के बारे में एक और बात देखी। बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले। वास्तव में शहर के ज्यादातर लोग अभी अपने घरों के अंदर ही हैं, और जो उसने अनुमान लगाया था उसके अनुसार वे बाहर के लोगों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। ऐसा लगा कि यह वही शहर है जिसका सामना सैम ने नर्क में किया था, लेकिन यहाँ लोग वास्तव में झगड़ों को देख रहे हैं। उन्होंने अभी कोई कदम नहीं उठाया है, वे देख रहे हैं। और जब उसने देखा कि दाइस के पास वास्तव में प्रतिद्वंद्वी नहीं बचे हैं और उसे अलग अलग लक्ष्यों की तलाश करते हुए कुछ सांस लेने की जगह मिल रही है, तो सैम ने इन घरों के लोगों को बाहर आने का फैसला किया।
उसकी पहली पसंद वह घर है जो उस गली के ठीक बगल में है जहां पर दायूस छिपा हुआ है और अपनी योजना बना रहा है। एक भाला घर पर आकर गिरा और उसे नष्ट कर दिया। धमाका दुर्घटना। भाले के बाद दूसरा भाला आता है, लेकिन इस बार सैम ने इमारत के गिरने की कोई आवाज नहीं सुनी या देखी। धूल जम गई और सैम ने उस घर में 3 लोगों को देखा। तीनों में से एक ने भाला पकड़ लिया और ऐसा लग रहा था कि उन्हें ऐसा करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये बहुत आसान था। उन्होंने सैम की ओर देखा और दायूस को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सैम मुस्कुराया और फेंकते समय 2 और भाले ले लिए। अन्य 2 ने कलाबाजी करते हुए अपनी ओर आ रहे भालों को पकड़ लिया और सैम को गुस्से से घूरते हुए नीचे गिर पड़े। किनारे पर खड़ा दाइस नाराज हो गया। वह इन लोगों की अज्ञानता को अपमान के रूप में लेने से खुद को नहीं रोक सका। उसने अपना भाला निकाला और उन तीनों की ओर देखा। लगता है आप भूल गए हैं कि मैं यहाँ हूँ, उसने कहा और उन पर हमला बोल दिया। तीनों में से एक ने मुड़कर दायूस के हमले को रोक दिया, जबकि अन्य 2 ने सैम पर अपना हमला केंद्रित कर दिया। उन्होंने सैम पर अपने भाले फेंके और वे अग्नि तत्व ऊर्जा से आच्छादित हो गए। सैम ने बिना चेहरे पर कोई भाव लाए दोनों भालों को पकड़ लिया।